सामने ख़वातीन हज़रात, चैनल पे वापस आने का शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है ये एक नया चैनल है जो कि मैंने जुनैद अकरम भाई से इंस्पायर होकर बनाया है। मैं बार बार ये मेंशन करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम वाली वीडियो के अंदर मैंने इवन जुनैद भाई का एक वॉइस नोट भी लगाया, लेकिन कमेंट सेक्शन में फिर से लोगों ने आके बोला कि अबे चोरी कर लिया तूने। मतलब लोग जो है ना शायद वो चीज़ें देखते भी नहीं हैं, बस वो अपना कॉमेंट कर देते हैं। नॉनदलेस, जैसा कि आपको पता है फॉर्मेट का, पहले 5-8 मिनट में हम जो रिसेंटली वीडियोज़ आई हैं उनके कमेंट्स देखेंगे और उसके बाद फिर 5 सवालात जो आप लोगों में से मुख्तलिफ लोगों ने भेजे हैं उसमें से टॉप 5 सवालात जो मुझे ऐसे लगे जिसके ऊपर मैं कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उनका हम जवाब देंगे। सबसे पहले वीडियोस को देख लेते हैं। तो पिछले हफ्ते के अंदर हमारी 3 मेजर वीडियोस आई, एक्चुअली 3 मेजर वीडियोस आई। एक पाकिस्तान माइट बी द न्यू सीरिया, जिसमें मैंने सीरिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एनालाइज किया और फिर देखा कि किस तरह से देयर आर सर्टेन कोरिलेशंस टू पाकिस्तान, जिसकी वजह से हमें उस कॉन्फ्लिक्ट को सीरियसली स्टडी भी करना चाहिए है और थोड़ा सा इनवर्ड्स भी देखना चाहिए है कि हमारे हालात जो हैं वो पोटेंशियली खराबी की तरफ जा सकते हैं, पोटेंशियली खराबी की तरफ जा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स टू लर्न फ्रॉम सीरिया। जाहिर है हिस्ट्री या जियो पॉलिटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, आप सिर्फ उसको आइसोलेशन में नहीं देख रहे होते। लेकिन जाहिर है कि ये एक ऐसा टॉपिक था और पाकिस्तान में पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली ऐसी हुई भी है कि देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक एंड वाइट। देयर आरंट इनफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द नुआंस बिहाइंड के यार ये चीज़ हो क्या रही है, इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि जब आप चीज़ों को स्टडी करते हैं तो आपने एक ओपन माइंड के साथ स्टडी करना होता है, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में जनरली व्यूअर भी ये चाह रहा होता है कि हमें ना कोई बंदा जो आके बोल रहा है वो एब्सोल्यूट्स में बताए, वो बताए कि यार मेरे पास चिड़िया आ गई है, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या सिचुएशन है। और जो फिर कमेंटेटर है वो भी उसी एरोगेंस से आता है और वो आके कहता है कि जी मेरे पास सब आंसर्स हैं और बस मैं तुम्हें बताऊंगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली अनरियलिस्टिक भी होता है, नॉट वेरी प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि किसी के पास भी एब्सोल्यूट आंसर्स नहीं होते और फिर लॉन्ग टर्म पे लोगों को रियलाइज़ हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में तो हमेशा यही होता है। मुझे भी बड़ी दफ़ा लोगों ने बोला कि यार जितने भी मार्केट में कमेंटेटर्स हैं उन्होंने कोई ना कोई साइड ज़रूर ली हुई है, वो किसी ना किसी कैंप के अराउंड बात करते हैं, उसकी वजह से उनके पास सपोर्ट बेस भी आती है। तो मेरा ये है कि मैं चूँकि जनरली एक ओवरऑल होलिस्टिक एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा होता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो मुझे हर एस्पेक्ट में मार पड़ती है। जैसा कि इस हफ्ते हुआ कि मैंने एसेंशली 3 वीडियोज़ बनाई। एक सीरिया वाली जिसपे मैंने आपको बताया कि इस पे लोगों ने आके बोला कि यार तुम जो है ना वो इंडिया से पैसे लेके बैठे हुए हो, तुम यूथ ही हो, तुम्हें डिस्टेबलाइज करना है पाकिस्तान को। फिर दूसरी मैंने बांग्लादेश के ऊपर बनाई। अच्छा, बांग्लादेश वाली जो थी ना पॉडकास्ट थी और उसके ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट्स आए जिस पे लोगों ने आके बोला कि यार एक 22 साल के बच्चे को बुला लिया, उसकी हिस्ट्री की नॉलेज ऐसी है। हिस्ट्री की नॉलेज में क्या मसला था कि वो 1981 की जगह उसने 1983 बोल दिया या इस तरह की चीज़ें अप एंड डाउन बोल दी। अब लोग उसका फ़लसफ़ा नहीं समझ सके कि मैंने एक यंग बच्चे को इस वजह से बुलाया क्योंकि बांग्लादेश की हिस्ट्री आपको ऑनलाइन सारी मिल जाएगी, उसमें कोई अनोखी बात नहीं है। मेरा तो काम ये है कि मैंने इंट्रोड्यूस करवानी है थॉट जिसके बारे में शायद आप सोच ही ना रहे हो या आपको वो आप कनेक्ट ही ना कर पा रहे हो। तो मैं अगर एक थॉट इंट्रोड्यूस करा दूंगा तो आप खुद से उस स्पायरल में घुस जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बट गूगल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू कैन चेक इट आउट। और आप उसको जो है ना इवन चैट जीपीटी से पूछ के, अगर आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है तो आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि यार मुझे उर्दू में तुम जो है ना ये बताओ कि क्या हुआ, तो वो सारा ऑनलाइन कॉन्टेंट निकाल के वो उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट बड़ा अच्छा सा कर देता है। तो नॉलेज गैदर करना इतना मुश्किल नहीं है। एक 22 साल के बच्चे को बुलाने का मकसद ये था कि जो एक्चुअल सेंटिमेंट है ना ऑन ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तान की तरह एक बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, और दूसरा ये कि इस बच्चे ने एक्चुअली प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, किसी लीडर के तौर पे नहीं। क्योंकि जो लीडर्स होते हैं ना उनका कोई ना कोई इनहेरेंट बायस होता है। मुझसे भी बड़े सारे लोग आके बोलते हैं कि यार आपने ये बात इस तरह से क्यों नहीं की और आपने ये नैरेटिव इस तरह से क्यों नहीं किया, और आपको पता है कि ये नैरेटिव सच्चा है। तो मसला उसमें ये होता है कि बीइंग इन अ पोजीशन जहाँ पर आप बहुत क्लियरली लाइमलाइट में हैं और जाहिर है कि आप बहुत इजीली जो है ना आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो मैं तो पॉलिटिकल भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा अगर मैंने लेफ्ट राइट कुछ ऑनेस्ट होने की कोशिश की ना पाकिस्तान में, तो मुझे इमीडिएटली कॉल्स आ गई और मुझे बोल दिया गया कि आप थोड़ा सा ईजी हो जाएं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका तो आप सोच सकते हैं कि किस किस्म के प्रेशर्स होंगे, किस किस्म के सर्कमस्टांसिस में उन्होंने चलना होता है। और इसमें ये होता है कि लोग कहते हैं नहीं यार तू जो है ना वो जा, ब्रेव हो जा और कर ले। तो भैया जब आप ब्रेव होते हैं ना और आप करते हैं तो आपके साथ जब होती है उस वक्त आपको कोई बचाने वाला होता नहीं है इस मुल्क के अंदर, वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि आपको कोई चुक के ले जाएगा, उसके बाद फिर 10 किस्म के नैरेटिव्स मार्केट में वो फेंकेंगे। और मैं तो ये एक्सपीरियंस किया पिछले 10 साल के अंदर कि यार मार्केट में चलते फिरते रैंडम तरीन लोग आए और रैंडम तरीन बातें की और कंप्लीटली इलॉजिकल बातें की, लेकिन जनता जो है वो बैठ के उसके ऊपर बिलीव कर लेती है और फिर वो आपको डाउट करना शुरू हो जाती है। और फिर अनलेस आप जो है ना उस गंद में पड़ें कि आप बैठ के काउंटर दें, फिर आपका टोटल काम धंधा ये रह जाएगा कि आप काउंटर में और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने पे रह जाएंगे। तो अगर आपने कोई पढ़ी लिखी काम करना है, अगर आपने कोई एक्चुअल लॉन्ग टर्म चेंज करना है, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद इट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर किसी एकेडमिक को ले आता या किसी बड़े पॉलिटिशियन को ले आता
तो उसमें यही होना था कि मेरे पास ऑथेंटिक फीलिंग नहीं आनी थी। मेरे पास हर किसी जो भी वो बंदा है, जो भी उसके इवेंचुअल एंड गोल्स हैं, उसके हिसाब से वो जो होम्योपैथिक किस्म की एक आपको बेस्ड ऑन हिज सर्कमस्टांसेस, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, बट जो भी होम्योपैथिक वो नैरेटिव दे सकता था वो देता। वेयर एज दिस वाज अ वेरी पावरफुल कॉन्वर्जेशन। लाइक वो जो 22,000 उसके व्यूज़ हैं, आई वॉज होपिंग कि उसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, बिकॉज वो बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्जेशन है, बड़ी इमोशनल कॉन्वर्जेशन है। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जो हमारे स्पीकर हैं वो इमोशनल इतने ज़्यादा हो गए कि ही स्टार्टेड क्राइंग इन द कॉन्वर्जेशन। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक आम बंगाली जो है वो एक आम पाकिस्तानी से बात कर रहा है और वो एक पूरा आपको स्टोरी बता रहा है। तो मेरे लिए इट वॉज अ वेरी पावरफुल कॉन्वर्जेशन। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में लोगों ने आके जो है ना कहा कि यार ये तो बच्चा, इसको पता ही कुछ नहीं है, ये एमी है, ड्रामा है। पॉडकास्ट जो है ना, एक तो ये भी थोड़ा मसला हो गया है कि पॉडकास्ट पाकिस्तान में एक ऐसी स्पेस बन गई है जिसको इंटरव्यूज़ बना दिया है, या इसको जो है ना वो लेक्चर बना दिया है कि यार यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आके ना टीचरों की तरह लेक्चर देंगे। भाई पॉडकास्ट इज़ अ कॉन्वर्जेशन, इट इज़ नॉट सपोज टू बी परफेक्ट एज ए फैक्चुअल मीडियम। इट इज़ ए कॉन्वर्जेशनल थिंग जिसमें फैक्ट्स कभी एक बार फ्लूइड हो सकते हैं, एंड बिकॉज आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप गूगल करके फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और जो बंदा बोल रहा है ना, उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार मैं इस वक्त, उसका हो सकता है उसका फैक्ट सही हो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मैं दिल की बात करता हूँ, वो एक रिसर्च चीज़ है, उसमें जाहिर है कि अगर एक फैक्ट अप एंड डाउन होता है तो मैं एडिट में उसको फिक्स कर देता हूँ, या मैं मेक श्योर करता हूँ कि सही फैक्ट जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम है। लेकिन अगर मैं कॉफ़ी पे किसी के साथ बैठा हुआ हूँ या मैं कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ, तो अगर काफ़ी दफ़ा चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, आप प्रेशर में होते हो, तो आप जो है ना भूल जाते हो चीज़ों को। तो इट्स परफेक्टली ओके, ह्यूमन नेचर है कि वो चीज़ों को अप एंड डाउन कर लेती है। पॉडकास्ट्स को अप्रोच करना चाहिए एज अ वे टू अंडरस्टैंड कि यार डिफरेंट लोग जिनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं और डिफरेंट एक्सपर्टीज़ है, वो लोग किस तरह सोचते हैं चीज़ों के बारे में। सो एक बड़ा बिजनेसमैन जो है वो चीज़ों के बारे में किस तरह सोचता है, किस तरह अप्रोच करता है। इट इज़ नॉट अ लेक्चर, इट इज़ नॉट अ कोर्स, इट इज़ नॉट अ समथिंग जो कि जिससे आप एजुकेट होंगे फैक्ट्स के ऊपर, या वो ये फ़लसफ़े की चीज़ है। नॉनदलेस उस पर कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आए, कुछ लोगों को वो समझ आई, बट मेजॉरिटी आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, डिड नॉट अंडरस्टैंड द फलसफा ऑफ व्हाई आई डिड इट, एंड सो उसके ऊपर बड़े सारे नेगेटिव कमेंट्स आए, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, उसके बाद जो मैंने लेटेस्ट वीडियो की वो मैंने की कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी की अपसाइड क्या है। सो शॉर्ट टर्म में तो हम सब डिप्रेस्ड हैं और बड़े हालात ख़राब हैं, और मैं खुद जो है वो जब मैंने पाकिस्तान से रिलोकेशन का सोचा तो मैंने इसी वजह से सोचा था, बिकॉज उसके पीछे मुझे नज़र आ रहा था कि अंडरलाइंग आप कुछ भी कर लें, एक इकोनॉमिक डाउन टर्न का साइकिल चल रहा है, जो कि चलता है, नॉर्मल है, पूरी दुनिया में होता है। तो इस इकोनॉमिक डाउन टर्न में मैं मेहनत करूं और उसका मुझे सिला ही नहीं मिल रहा, तो मुझे फ़ायदा कोई नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, लॉन्ग टर्म आउटलुक मुझे उसका बड़ा अच्छा लगता है। अगेन एक लॉजिकल बात थी कि यार गोल्डमैन सैक्स की एक स्टडी है और उस स्टडी के पीछे उन्होंने कुछ रैशनल दिया हुआ है, उस रैशनल को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब उस रैशनल से आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, या उसके अंदर आप चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं कि यार ये जो चीज़ है ये शायद इतनी आसान नहीं है, इसको हम इस तरह अप्रोच कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि वो एब्सोल्यूट नेचर ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से, जहाँ पर मैं 3 वीडियोस पहले इंडियन एजेंट था, इंडिया से पैसे लेके मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा था, वहाँ पर मैं यहाँ पर एक आर्मी का एजेंट बन चुका था, और मैंने जो है ना इस्टेब्लिशमेंट से पैसे लेके पाकिस्तान में मंजन बेचने के लिए मैं आया हुआ था। हालांकि उस वीडियो के अंदर डिटेल में जब आप जाते हैं तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस वक्त की एक एलीट कैप्चर सोसाइटी है, जिसके अंदर जो करंट रूलिंग एलीट है, चाहे वो अक्रॉस द बोर्ड कहीं से भी हो, उसका डिसरप्टिव टाइम अब चल रहा है, और वो आने वाले वक्त में डिसरप्ट होंगे, और उनकी डिसरप्शन के बाद ही पाकिस्तान की ग्रोथ पॉसिबल होगी। लॉजिकल किस्म का हमारा डिस्कोर्स हो चुका है, वेयर आई एम नॉट नेसेसरीली सेइंग कि आप बस लोगों से एग्री करें हर बात पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप किसी इंसान को देखते हैं, किसी इंसान को सुनते हैं, तो उसकी जो बात हो रही है ना ऑन द स्पॉट, उस बात को आप काउंटर करें इंटेलेक्चुअली, किसी लॉजिक के साथ। आप बस हवाई फायरिंग ना करें। और अनफॉर्चुनेटली मैंने मल्टीपल टाइम्स ये बात कही है, मैं बार बार लोगों को इनवाइट करता हूँ कि अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हैं तो मुझे डिटेल में लिख के बताएं। लेकिन अगर आप जाके पिछली 3 वीडियोस देखें तो उसमें बस यही है, पटवारी, मतलब हर किस्म की गाली है, यूथिया, पटवारी, इमरानडू, एस्टैब्लिशमेंट का पिट्ठू। मैं तो गालियाँ बड़ी साफ़ सुथरी आपको बोल रहा हूँ, आधी चीज़ें तो मैं बोल ही नहीं सकता। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वी आर इन द टाइम राइट नाउ जिसके अंदर कुछ भी बोलना जो है ना वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ हेट कह लें उसको, या एग्रेशन कह लें उसको, वो उसको अट्रैक्ट करता ही करता है। अगेन मैं जनरली मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की बात नहीं बोली कि ट्रोल्स, हेट, ये वो मार्केट में बड़े सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ठीक है, फीडबैक जो होता है ना उसको बंदे को लेना चाहिए, और उसको सेल्फ अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, और एवोल्यूशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। आज जिस तरह का मैं बंदा हूँ, 4 साल पहले मैं बिल्कुल फ़र्क था जब मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी। तो अगर 4 साल पहले मैंने कोई बात बोली या 10 साल पहले कोई बात बोली, तो उसमें एक मेजर एवोल्यूशन आएगी जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, और यह हर इंसान की एवोल्यूशन होती है। तो पीपल शुड नॉट
पीपल शुड इवॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल, दे शुड बी ओपन टू इवॉल्विंग। मैं कभी भी नहीं स्टक हूँगा कि यार मैंने वो चीज़ बोली थी तो मैं अब कबर तक उसको डिफेंड करूँगा। मैं देखूंगा अगर उसमें लॉजिक चेंज होगी मैं चेंज करूँगा, मैं आगे निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं आई एम ऑनेस्ट विद माई फीलिंग्स। बट वो जो फीडबैक है ना उसको लॉजिकल होना चाहिए। लाइक आप आके गाली क्यों दे रहे हैं, आप क्यों मुझे किसी डब्बे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों मुझे आके कह रहे हैं कि यार तू कहीं ना कहीं से फंड हो रहा है, कहीं ना कहीं से कोई साजिश हो रही है। तो ट्राई टू बी अ बिट मोर एम्पैथेटिक विद पीपल, एंड आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट चले एम्पैथी ना भी लेकर आए। लेकिन अगर आपने डिस्कोर्स करना ही है, अगर आपको नहीं समझ आ रही, कोई चीज़ अनॉय कर रही है, तो ब्लॉक डिलीट मारें, आगे निकल जाएं। आपको आके किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इंटरेक्ट करना है, इंगेज करना है, तो हैव अ मोर एजुकेटेड डिस्कोर्स। अच्छा, फिर लास्ट में ना पता नहीं क्यों बार बार, हो सकता है कोई इंडियन ये भी देख रहा हो इस चैनल पे आके, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपके इंडियन भाई लोग जो हैं वो क्यों हर किस्म की पाकिस्तान की जब भी कोई वीडियो होती है, जब भी पाकिस्तान की, और ये मैंने नोटिस किया है, जब भी अगर मैं ये बोलूँगा ना पाकिस्तान की इकॉनमी या गुड सीन है, उस पर बहुत ज़्यादा इंडियन आएंगे। या मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान का इकॉनमी का या पॉलिटिकल हालात का कोई सीरियस मसला है तो उसके ऊपर इंडियंस आएंगे। तो उनको अगर पाकिस्तानी कोई अच्छी खबर है उस पर भी मसला है, उनको अगर पाकिस्तान तबाह होता हुआ दिख रहा है तब भी वो बड़ी खुशी खुशी आते हैं, और वो आके उसके ऊपर बिल्कुल ब्रेन डेड किस्म की बातें करते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर आर कपल ऑफ अदर कमेंटेटर्स जिन्होंने टोटली इस वक्त इंडियन ऑडियंस को घेरा हुआ है, और वो ये कहते हैं आके कि यार देखो हम जो है ना हक और सच की बात करते हैं। सर आप हक और सच की बात नहीं कर रहे। पहली बात तो ये कि होलियर देन दाओ एटीट्यूड अपना जो है वो संभाल लें थोड़ा सा, क्योंकि हर बंदा काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी कोई हक एंड सच की बात नहीं कर रहे। हम जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, या शेयर कर रहे हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं। अब फ़र्क उसमें यह है कि हर बंदा जो है वो अपनी एक नीश के अराउंड कर रहा है। आपने एक इंडियन नीश बना ली है और आप उसके अंदर जो है ना, अब फॉर एग्जांपल पिछले दिन एक वीडियो आई हुई थी कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेगिंग जो है ना वो आम हो गई है। अच्छा जी, बेगिंग आम हो गई है, उसके अंदर डेटा शेयर हुआ है, पता नहीं 30-40 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में सालाना बेगिंग की मद में जाता है। बहुत ज़बरदस्त है जी, शॉकिंग वीडियो है। अब आप वो वीडियो खोलते हैं, उसके अंदर जो डेटा निकालते हैं वो साइट कहाँ से हुआ है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है या पता नहीं इस तरह कोई इंडिया का ब्लॉग है, उसके एक आर्टिकल के अंदर से एक रिपोर्ट आई हुई है। अच्छा जी, आप उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, वो रिपोर्ट ये बताती है कि लाहौर के एक चौराहे के अंदर 1 घंटे में इतने लोग जो हैं वो बेगिंग कर रहे हैं और वो 1 घंटे में इतने पैसे कमा लेते हैं। ठीक हो गया। अब वो मल्टीप्लायर किस तरह लगाती है कि क्योंकि लाहौर के एक चौराहे में शाम को प्राइम टाइम पे 1 घंटे में इतने लोगों ने इतने पैसे बनाए, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में इतने चौराहे हैं और उसमें इतने पोटेंशियल बेगर्स हो सकते हैं, और उन पोटेंशियल बेगर्स की वजह से वो अगर 24 घंटे इतने पैसे बनाएं तो वो 40 अरब डॉलर जो है ना वो सालाना बेगिंग की मद में लेकर जाएंगे। मतलब बिल्कुल ब्रेन डेड किस्म की एक्सट्रापोलेशन हुई हुई है उसके अंदर, और उसकी बेसिस के ऊपर जी वो इंडिया का वो एक आर्टिकल आया हुआ है। अब जाहिर है इंडिया में ये चीज़ बिकती है, ईजी है। आप जो है ना वो अपने एक एनिमी को, जिसको आपने एक एनिमी बनाया हुआ है, उसके बारे में आप जाके इस तरह की बात करेंगे, क्लासिक प्रोपेगेंडा है, देयर इज़ नो एक्चुअल बेसिस टू इट। एक पढ़े लिखे आदमी का काम ये है कि वो जाए और जाके उसको एनालाइज करे और देखे कि ये बात सही है, ये बात गलत है। लेकिन अगर आप इस जोन में है कि जी पाकिस्तानी स्टेट जो है ना वो तो बस चूना लगाती है, हालांकि मैं बहुत क्रिटिकली पाकिस्तानी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ पिछले इतने दिनों से, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि यार व्हाट, इस वक्त जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, वो फॉर द पीपल नहीं है। लेकिन मैं पढ़े लिखे तरीके से उसको एनालाइज कर रहा हूँ, मैं सबको ह्यूमनाइज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यार इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और आगे ये पोटेंशियली किस साइड पे जाएगा। लेकिन अगर आपने आके ये करना है ना कि यार देखो यार मैं तुम सबका सेवियर हूँ, मेरे से तो बेहतर कोई आदमी नहीं है, मार्केट में हर बंदे को मैं बोलूँगा वो पॉपुलिस्ट है, लेकिन मैं पॉपुलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, उस पॉपुलिज्म में आके मैं जो है वो एक रैंडम इंडियन आर्टिकल, जिसका मुझे पता है कि उनका इंटरेस्ट है क्योंकि वहाँ पे उनकी ऑडियंस के लिए ये चीज़ बिकती है, उसको एज इट उठाऊंगा और मैं एक्सट्रापोलेट कर दूंगा। आप खुद सोचें, 40 अरब डॉलर का मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है ना उसका 10% जो है वो बेगिंग में जा रहा है। इट्स इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ये किसी भी इकोनॉमिस्ट से आप बात कर लें, आप किसी से भी कह लें, ये पाकिस्तान में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 में से 1 रुपया चैरिटी की मद में, चैरिटी भी नहीं मैं कह रहा, बेगिंग, लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस। एक चैरिटी होती है, अस्पतालों को सालों के आखिर में चैरिटी दी जाती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को चैरिटी दी जाती है, एक होती है बेगिंग। आपने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, उसके ऊपर तुन के व्यूज़ आए हैं, ठीक है, 3-4 लाख व्यूज़ आए हैं। अच्छा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट सेक्शन में जाके आप सिर्फ देखना शुरू करें ना, तो आपको नजर आएगा वो समथिंग गुप्ता, विक्रम, दिस दैट, वो सारे के सारे आए हुए कह रहे हैं यू आर द बेस्ट, यू आर द साउथ एशिया में एक ही हक और सच वाला बंदा है और यू आर दैट। अब वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि उन लोगों का एक बायस है, आप उस बायस को फर्दर फ्यूल कर रहे हैं, आप उन्हीं के अराउंड जो है ना कंटेंट डालते हैं, आप बताते हैं आके कि देखो पंजाब में रंजीत सिंह ने ये कर दिया तो वो कर दिया। कंटेंट आपका गलत नहीं होगा, मैं उससे डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर फ्रिंज, जिसको आप वो सुना रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और वाइल आप ये कर रहे हैं ना, आप कॉन्स्टेंटली दूसरी साइड को ब्लेम करते रहते हैं कि यार वो हक और सच नहीं सुनना चाहते, वो पॉपुलर नैरेटिव जो है मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। सर, आप पॉपुलर नैरेटिव के खिलाफ नहीं
बोलते, आप एक बड़े पॉपुलर नैरेटिव पे गए, आपने कहा यार ये छोटी मार्केट है पाकिस्तान की, मैं बड़ी साउथ एशियन मार्केट में जाता हूँ जहाँ पर व्यूज़ भी ज़्यादा हैं, पे आउट्स भी ज़्यादा हैं, तो मैं उसको टारगेट करता हूँ। धंधा है, अच्छा धंधा है, मैं भी एज ए यूट्यूबर यही देखता हूँ कि यार मैंने किसको टारगेट करना है, व्यूअरशिप किस तरह बढ़ानी है, ओवरऑल अपना बिजनेस किस तरह बनाना है। लेकिन जब मैं वो चीज़ कर रहा हूँ तो दैट डज नॉट मीन कि मैं जाऊँ जाके मार्केट में हर किसी के ऊपर उंगलियाँ उठाऊँ और उनको बोलूँ कि यार वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, देखो ज़रा मैं कितना फिट हूँ और मैं हक और सच के साथ हूँ। बट नॉनदलेस इंडियंस जो हैं वो हमेशा आते हैं, और चूंकि ये 2-3 कमेंटेटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंडियंस को टारगेट करते हैं, उसकी वजह से वो फिर पाकिस्तान का जो कंपैरेटिव कंटेंट होता है ना, जो कि उसमें आ जाता है, प्रॉबली रिकमेंडेशन में आ जाता है या क्या सीन है, तो उसके ऊपर फिर वो आते हैं और वो आके कोई अच्छी बात आप बोलेंगे ना तो उनका टोटल इंडियंस के मुंह से ये निकलना है कि जी ओए तुम लोग तो तालिबान हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो। उनको कोई पता ही नहीं है पाकिस्तान किस तरह चल रहा है। मुझे लिटरली कॉमेंट आया हुआ था कल के पाकिस्तान IT सेक्टर में क्यों फेल होगा, क्योंकि तुम्हारे लोग जो हैं वो सारे के सारे मदरसा जाते हैं और तुम लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी हराम है। ओ यार, कौन से पाकिस्तानी को लगता है टेक्नोलॉजी हराम है? भाई तू पाकिस्तान आ तो सही, तुझे पता 1.5 रुपए का है कुछ नहीं। 4 चीज़ें तूने सुन ली हैं किसी कमेंटेटर से, वो भी किसी पाकिस्तान के रूरल के इलाके के बारे में। अर्बन पाकिस्तान में आओ, 10% पाकिस्तान कराची में रहता है, ठीक है, वो पूरा अर्बन है, वो फ्लो ही डिफरेंट है। वहाँ पे जो आपकी जमात इस्लामी वाले हैं वो एक गैदरिंग करते हैं टेक्नोलॉजी की, और उसके ऊपर 50,000 बच्चा आता है और आके अप्लाई करता है कि यार मैंने जो है ना वो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई जॉब शॉप पकड़नी है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पंजाब में रहता है, प्योरली अर्बन है, बिल्कुल भी उसके वो वाले मसाइल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में जैसा कि इंडिया में है, पाकिस्तान में रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है। आपने अगर उसको एक डब्बे में डाल के दिखाना है मार्केट में तो आप बड़े आराम से दिखा सकते हैं। एक नेगेटिव सेंटिमेंट को फर्दर फ्यूल करना है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आज पाकिस्तान का सेंटिमेंट नेगेटिव है तो हर बंदा आके बस जो है ना वो यही करेगा कि यार आज अगर मैं बस उसकी डबल डाउन करता रहूँगा पाकिस्तान से ज़्यादा तो कोई बुरी चीज़ ही नहीं है, तो ये सच नहीं है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, आज अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं तो पूरी दुनिया में हालात ख़राब हैं। मतलब दुनिया में बहुत रेडिकल चेंजेस आ रही हैं, और मैं बार बार अपने चैनल पे ये बात बोलता रहा हूँ कि यार वी आर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, एंड बजाय इसके कि आप अपने पुरानी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर आके ना बस लिखते जाएं कि तुम सारे के सारे यूथिये, पटवारी, काफिर, कुछ भी, आप अपना दिमाग खोलें। इस टाइम के ऊपर जो आपकी पुरानी रियलिटी है वो अब ब्रेक होगी और एक नई रियलिटी आपके सामने आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में यही हो रहा है। देयर आर मैग्निफिसेंट चेंजेस हैपनिंग, एंड दोज हु अंडरस्टैंड दोज चेंजेस टुडे दे विल बी एबल टू रीप द रिवॉर्ड्स इन द फ्यूचर। और ये जो सेंटिमेंट है ना इस वक्त पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में तो सब तबाह हो गया है, ये सेंटिमेंट बहुत थोड़े अरसे के लिए है। ये जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी तो ये सेंटिमेंट बिल्कुल बदल जाएगा, और इवेंचुअली हम जो है ना वो उस टाइम पे छलांगे लगा रहे होंगे कि जी पाकिस्तान गुड सीन है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। तो एब्सोल्यूट में नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा तहम्मुल के साथ तरीके से सोचना चाहिए, देखना चाहिए, उसके ऊपर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। बट नॉनदलेस थोड़ा सा चलते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ। Question number 1. Assalamu alaikum Zamil bhai, I hope this email finds you well. My name is Redacted and I live in Toronto, Ontario, Canada. Alhamdulillah, I run a very successful small business here in Canada for over 2 years. My only motive to start my own business was to create more employment for our own Pakistani Muslim brothers, because in huge corporate organizations like TD Bank and BMO Bank of Montreal that I used to work at, I saw that Indians always supported their own people and hired their own people and networked their own people to top positions. This really bothered and annoyed me. Fast forward, I quit my 6-figure salary job and started my own rage room business where people get to smash things, kind of like the guy smashed the printer in the movie Office Space. Now, once that I started my business, I hired all my Pakistani brothers from Muslim communities, later teenage years and young adults. My wife, who works in HR, warned me against it and said diversity is there for a reason, but I didn't listen to her and just hired my brothers because I was fed up of seeing this kind of cultures within Indians. Now, when operations began and I hired everyone, things went smoothly, and then as we approached Ramadan, I started getting requests like, I can't work this weekend because we have a grand iftar. Then almost everyone wanted Eid day off. Then they also wanted Bakra Eid day off. Many were high school and college going students, so they often used to call in sick during Ramadan on weekends. Then they also wanted accommodation with school. This I had no problem with because I always supported their education. They oftentimes used to call in sick during Ramadan because they were up until 6 a.m. with their friends for Sehri and over 8. Some of them wanted whole 30 days and Eid off and wanted to return after Eid. I had a few guys from Shia community as well, and they were a whole different ball game. They wanted full first 10 days off during Muharram, and then wanted both Eids off, and also wanted 21st of Ramadan off and Chehlam day off. Oftentimes I denied the time off, saying that the time of conflicts
business needs, and then the next day I used to get a letter from their doctor stating that they need time off due to mental stress, and some time off is important for their mental well-being. Like, what the bleep? Seriously, now I can't do anything but give them a time off and then accept them back on the job. They are crooks at such young age. People say kids of America and Canada are so honest and innocent. Muzamil bhai, please help and advise. What should I do in this case? Awaiting your response. Wassalam. सर, एक तो आपने इतनी दफ़ा ऑफ बोला है कि मैं वो रिपीट कर कर ही थोड़ा वो हो गया हूँ, बट नॉनदलेस ये बड़ा एक कॉमन नैरेटिव है और सच्ची बात है. मैं जितना भी मैंने दुनिया घूमी है, थोड़ी बहुत ही जो मैं घूम सका हूँ, और जितना भी मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात की है, तो ये बाय द वे हर बंदा मुझे ये बात करता है दुनिया में, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो कहीं पे भी हो. पहली बात वो ये करता है कि जी इंडियंस जो हैं दे आर ऑलवेज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. वो आते हैं और आके कहते हैं कि यार एक और इंडियन हमें मिल जाए, उसको हम साथ लेकर आएँ, जॉबों पे इंडियन लगाएं. नेपोटिज्म है बहुत ज़्यादा इंडियंस के अंदर कि वो जब देखते हैं ना कि यार कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं किसी इंडियन को वहाँ पर लेकर आएँ, और इंडियन को सपोर्ट करके ग्रो करता है, और वो एक प्रॉपर एक लॉबिंग कम्युनिटी की तरह चलते हैं. पाकिस्तानीज़ जो हैं वो ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं. पाकिस्तानियों के बारे में भी ये कहा जाता है, इजिप्शियंस के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं. वो हमेशा उनका ये होता है कि यार वो किसी तरीके से पाकिस्तानी की टांग खींचें और ख़ुद चले जाएं. अगेन इसमें जो मेंटालिटी है थोड़ी सी जो मुझे लगती है वो ये है कि इट इज़ द ज़ीरो सम गेम मेंटालिटी, जो कि हमारे यहाँ हम पाकिस्तान में जब होते हैं तो हम ग्रो अप ही इसमें करते हैं कि यार इफ़ आई हैव टू विन समवन एल्स हैज़ टू लूज़. जब तक कि ये मेंटालिटी आपकी होती है तो फिर आप उसी नज़रिए से आप पूरी दुनिया को देखते हैं, उसी जाविये से आप पूरी दुनिया को देखते हैं, और फिर आप जब बाहर जाते हैं तो आप उसी को कंटिन्यू करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि यार दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है और वहाँ पर मुझे जीतने के लिए किसी और को हारने की ज़रूरत नहीं है. तो अनफॉर्चुनेट है, और ये पाकिस्तानी लोगों का जो है ना वो ये है, एटलीस्ट जो ये जनरेशन है. आई डू एक्सपेक्ट कि जो अगली जनरेशन आएंगी, क्योंकि इंडिया में मेरी आई स्पोक टू एन इंडियन रिसेंटली and he gave me a very interesting insight. He said कि pre-1991 India had very similar problems. You know, the people were lazy, they were very sort of rent seeking. उनका बस ये होता है कि गवर्नमेंट की जॉब लग जाए, काम शाम ना करना पड़े. There was a lot of corruption. And then 91 में जब when their economies opened up, तो आज जो पाकिस्तान में हर बंदा बैठा देख रहा है ना, कह रहा है कि यार पाकिस्तान तो तबाह हो गया, और जो ना everybody wants to go abroad. तो उसने बोला, उसने कहा यार जब 91 में हमारी इकॉनमी खुली थी और हमारा जो डॉलर का रेट था वो एक दिन में डॉलर जो है वो डबल हुआ था ओवरनाइट, और हमने अपना सारा का सारा सोना जो है वो जहाज़ में डाला था और हमने यूके भेजा था, जिसके एवज हमें IMF का लोन मिला था, और इट वाज अ हॉरिबल टाइम एंड यू नो एवरीथिंग बिकेम सुपर एक्सपेंसिव. तो उसने कहा दैट दोज ओपनिंग अप, जो हम कहते हैं ना इंडिया में रिफॉर्म्स आए और जी बड़ी अयाशी हो गई, तो इट एक्चुअली टुक देम 10 years. ही सेड कि 91 से लेकर 2001 तक वी लिव थ्रू अ वेरी हॉरिबल टाइम. हमारी बड़ा डिप्रेशन थी और हमारा सेंटिमेंट बड़ा लो था, और ऑल वी वांटेड टू डू वाज गेट आउट ऑफ इंडिया. और उससे पहले वाले जो इंडियंस थे ना वो इसी तरह के थे कि वो एक दूसरे को काटते छांटते थे. उनका ये होता था कि यार किसी तरीके से जो है ना हम बस आगे निकल जाएं और बाकी लेफ्ट राइट वालों को हम मिस कराएं. लेकिन इसके बाद जब इकोनॉमी ओपन अप हो गई और एक ओवरऑल जो सिस्टम ऐसा डेवलप होना शुरू हुआ जिसमें एफिशिएंसी सीकिंग था और जिसमें वैल्यू सीकिंग था, नॉट टू से दैट इंडिया हैज़ अ प्योरली वैल्यू सीकिंग सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली उनका भी बड़ा जो है वो एक क्रोनिक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है. बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे ऑल टुगेदर. If I want to rile up Indians and you know ready to take the backlash that's going to come with this narrative, but nonetheless still जो opening up of the society होती है ना, तो उसमें automatically जब पाए आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपकी अपब्रिंगिंग उस तरह से होती है जो कि पाकिस्तानियों की अभी इस वक्त नहीं हुई भी. और पाकिस्तान में खासकर जो वेस्ट में आपका पाकिस्तानी गया हुआ है ना, वो थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ लेजी, जो मैं कहता हूँ कि जो अपर मिडिल एंड अबव, अपर मिडिल क्लास एंड अबव पाकिस्तानी है, वो इनहेरेंटली बहुत लेजी है. वो एसेंशियली वो पाकिस्तानी है जिसको कुछ ज़्यादा काम शाम किए बगैर पाकिस्तान में भी और ओवरऑल चीज़ें मिलती रही हैं, तो उसका कोई इतना इंटरेस्ट होता नहीं था. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने जब पाकिस्तान में बंदे हायर किए तो ये जो आप मुझे सारी बातें बता रहे हैं ना, ये आई फाउंड दैट टू बी ट्रू इन किड्स जो कि लम्स के थे, किड्स जो कि नस्ट के थे, जो बड़े यूनिवर्सिटी से बच्चे थे और बड़े घरों से आए हुए थे. उनके नखरे नहीं ख़त्म होते थे, उनके मेंटल हेल्थ डेज ही नहीं ख़त्म होते थे, उनके जो है ना वो हर चीज़ के लिए, उनको क्रिएटिविटी के लिए भी उनको टाइम ऑफ चाहिए होता था. एंड देन आई हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल फ्राम एसेंशियली मिडिल क्लास जो कि शायद यूनिवर्सिटी गए भी नहीं हैं या वो सेकेंड थर्ड ईयर यूनिवर्सिटीज़ गए हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो इतने वेल ऑफ नहीं थे. और इन लोगों को आप देखें तो दो तीन चीज़ें आपको बड़ी क्लियर नज़र आती हैं इनमें मुझे. पहला ये, दे आर इनक्रेडिबली हार्ड वर्किंग. वो जो है ना वो अबव एंड बियॉन्ड जाएंगे अगर, और ख़ासकर अगर आप उनको प्रॉपर्ली कॉम्पनसेट करें ना, तो फिर वो उसके साथ लॉयल्टी भी आती है. एक और बड़ा पाकिस्तान में मसला ये है कि हम एज एम्प्लॉयर्स लॉयल्टी डिमांड करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार वो पैसे जो है ना वो बिल्कुल मिनिमल हो. हम अपने बड़ों में भी देखा कि हमारे घर का जो स्टाफ है ना वो कभी रुकता ही नहीं था. मतलब यू नो सफाई के लिए कोई आता था या कुक के लिए आता था. और हम बचपन में जब बड़े हो रहे थे तो देखा ये कि जी पेरेंट्स का होता ये था कि उनको बिल्कुल चोक कर दिया. अगर उस ज़माने में 10,000 रुपये तनख्वाह है तो आपने 5,000 रुपये तनख्वाह दी
और 5,000 रुपये आपने महीने के आखिर में ना उनको आपने वैसे ही दे दिया। वो आए आके कह रहा है कि यार वो भाई की शादी है, ये है, ये वो है, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए आप 5,000 रुपये उसको दे देंगे, लेकिन आप उसकी तनख्वाह 5,000 रुपये रखेंगे। आपका स्ट्रक्चर क्या था कि आप बजाय इसके कि उसके वर्क के लिए उसको कॉम्पनसेट करें, क्योंकि आप पैसे तो उतने ही दे रहे थे, आप करते क्या थे कि आप उसको अंडर पे करते थे, और फिर आप अपना कंट्रोल रखने के लिए कि देखो यार मैंने तुम्हारे ऊपर कितना एहसान कर दिया है, आप उसको एक्स्ट्रा पैसे चैरिटी की मद में देते थे, जो कि एक बड़ा कंट्रोल मैकेनिज्म है। पाकिस्तान में जो चैरिटी होती है ना सारी की सारी अमीर आदमी अपनी जन्नत बनाने के लिए और अपना कंट्रोल बहाल रखने के लिए वो चैरिटी करता है। हालांकि वो चैरिटी होनी नहीं चाहिए, वो आपको उनको उनकी फेयर वेज देनी चाहिए ताकि वो फेयर तरीके से उसमें अपनी बेसिक्स पूरी कर सकें, अपना रोटी कपड़ा मकान जो भी उनको रहने के लिए चाहिए वो तमाम चीज़ें पूरी कर सकें। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना वो पुरानी जनरेशन ने तो ये बहुत ही ज़्यादा किया। अभी भी मेरी जनरेशन में कुछ लोगों को मैं देखता हूँ तो वो इतने अजीब तरीके से अंडर पे कर रहे होते हैं, लोगों को गले से दबा के रखा हुआ होता है, और फिर वो आके कहते हैं कि यार लॉयल्टी नहीं है हमारे लोगों में। तो यार लॉयल्टी ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज यू नॉट कॉम्पनसेटिंग देम फॉर द फैक्ट दैट दे आर लॉयल विद यू, राइट। अगर वो आके आपके साथ लॉयल है तो फिर देन पे देम गुड मनी। अगर वो मार्केट में उसको ₹1,00,000 मिल रहा है तो आप उसको 1,20,000 रुपये दें, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि यार मैं उसको पैसे भी नहीं दूंगा और वो मुझे लॉयल्टी भी ला कर दे। तो नॉनदलेस पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पर मैंने ना एक मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल इनकम पर्टिकुलरली उससे मैंने देखा है कि वहाँ पर उसी किस्म की जो आपकी भाईचारा, बरादरी, एक दूसरे की हेल्प एंड सपोर्ट वो पाई जाती है, जो कि आपकी अपर मिडिल क्लास में नहीं पाई जाती। और वो मैंने लिटरली देखा है कि एक बंदा काम पे आएगा, मतलब मेरे अपने साथ एक बंदा काम पे आया, उसने काम अगर अच्छा किया ना तो वो अपने भाई, अपने कज़न, अपने गांव से 4 और लोगों को लेकर आया। लेकिन जो लम्स का बच्चा है, वो जो 4 लम्स के बच्चा हायर किए हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं अजीब से हुए में। सो पाकिस्तान से जो बाहर पिछले 20 साल में लोग गए हैं ना आपके कनाडा वगैरह में, वो ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास थी, पढ़े लिखे लोग थे जिनको एक्चुअली पता था, एक्सपोजर था कि हम बाहर जा सकते हैं और हम किस तरह से इमिग्रेशन अप्लाई कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो वो नफसियाती तौर पे सारे ऐसे हैं। इंडिया से भी पहले ऐसे ही गए थे। 91 के बाद इंडिया की मिडिल क्लासेज एंड लोअर मिडिल क्लासेज स्टार्टेड गोइंग अब्रॉड, बिकॉज हालात इतने ख़राब हो गए थे कि दे हैड टू फिगर समथिंग आउट। जो इस वक्त आप पाकिस्तान में होता हुआ देख रहे हैं कि लोग किसी ना किसी तरीके से अपना कुछ ना कुछ फिगर आउट करके वो बाहर जा रहे हैं। ये जो अगले 20 साल में पाकिस्तान की लॉट बाहर जाएगी, ये आप देखेंगे कि दिस विल बी मच मोर हार्ड वर्किंग, मच मोर लॉयल, एंड आई प्रोजेक्ट पर्सनली कि ये वो पाकिस्तानी लॉट होगी जो कि पाकिस्तान की ट्रू पावर प्रोजेक्ट करेगी, जो पाकिस्तान के रेंट सीकिंग, और रेंट सीकिंग सिर्फ एलीट नहीं थी ना, उस सिस्टम के अंदर तो हम भी सारे के सारे थे। हमें भी ग्रोइंग अप लगता था कि यार ऐसा ही निज़ाम है, इसी तरह अच्छा होता है। साफ सी बात है, हमारे बड़े जो थे वो जिस तरीके से सर्वेंट्स को ट्रीट करते थे, जिस तरीके से हमारे यहाँ एक क्लास सिस्टम होता था कि यार हम कैसे होंगे, हमारे घर में काम करने वाले कैसे होंगे, दुकानदार कैसा होगा, वो उसको बात हमारे से कैसे करनी है, ये सुबह शाम था। लॉट ऑफ पीपल डिडंट नोटिस इट, बट वी वर ऑलवेज लाइक कि यार हम बाबू हैं, और जो वर्किंग क्लास है वो हमारे से बात किस तरह कर रही है, वो खाना किस तरह खा रही है, उसको हम जो है ना जाके जो पैसे दे रहे हैं तो हम अब उसको एहसानमंद होना चाहिए कि यार हमने देखो उसको पैसे दे दिए। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें जो थी ये थी हमारी क्लास के अंदर, और यही हम लोग जब बाहर गए तो वो वाला पाकिस्तानी आज आपको बुरा लगता है, बट होपफुली आने वाला पाकिस्तानी बेहतर होगा। अब अगर मैं आपकी बात करूं कि जो आपने कहा कि यार एग्जैक्टली ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा ना, मैं कुछ चीज़ों का आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन अबाउट पाकिस्तान। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा गुड सीन है, लेकिन मैं एक रियलिस्ट आदमी हूँ और मैं हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ कि यार कैपिटलिज्म जो है ना, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, वो इस्लाम में भी था, और इस्लाम ने भी कोई ये नेशनलिज्म और इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई हुई थी, राइट। मेरे लिए ना अगर मैं आइडेंटिटी ज़्यादा अपनी टेलर करूँ तो मैं इस्लामिक आइडेंटिटी से ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, मैं पाकिस्तानी आइडेंटिटी को उसके बाद लेकर आता हूँ। डेफिनेटली मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान ने बनाया, लेकिन अगर मुझे कल को तुर्की मूव करना पड़े और मेरे बच्चे और उनके बच्चे तुर्क हो जाएं तो मुझे उसमें कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए इस्लामिक आइडेंटिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उस सेंस में वेरी ऑनेस्टली आपको बड़ा सिंपल सा सिस्टम करना चाहिए, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए इंस्टीट्यूशनल तरीके से कि यार ये मेरी HR पॉलिसी है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और इन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर अगर आप उसमें पूरे उतरते हो तो आप आओ आके मेरे साथ काम करो। मैं आपको कोई एक्स्ट्रा लेवरेज नहीं दूंगा, मैं ये ज़रूर कर दूंगा कि यार आप एक पाकिस्तानी हो तो मैं आपको पहले इंटरव्यू पे बुला लूँगा। मैं आपको, अगर आप और एक दूसरी नेशनैलिटी जो है ना वो दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं तो माई प्रेफरेंस इज़ टू गेट यू, बट हैविंग सेड दैट यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट। वो जब बंदा जैसी जॉब पे आएगा मैं उसको क्लियरली ये बात बोलूँगा कि यार जस्ट बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट एन एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को आप देख लो, पढ़ लो, और मुझे इससे लेफ्ट राइट नहीं करना चाहिए। मैंने भी सीखा था, मैंने जब बिज़नेस शुरू किया ना, स्मॉल बिजनेस, तो उसमें यही था कि यार चूंकि वो स्मॉल बिजनेस था तो उसमें बस रैंडम चल रहा था, आप डिसीजन के ऊपर था। अच्छा यार बंदा आएगा, वो आके बताएगा कि यार मेरा ये मसला है, मैं उसका वो मसला सॉल्व कर दूंगा, मैं उसके साथ भाई की तरह लग के काम करूंगा।
ओवर टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कैपिटलिस्ट होते हैं, वो आते हैं, वो पैसे के लिए आते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। उनको जो है ना अपनी फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए। आप उनसे अगर जितने अच्छे होंगे ना, वो उतना ही आपको लपेटेंगे, क्योंकि वो जो है ना वो कोई आपके सगे नहीं है, वो आपके कोई भाई नहीं है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके लिए करें। दरमियान में कोई कुछ हीरे होते हैं जो कि ओवर एंड अबव जाते हैं, लेकिन उसमें भी ओवर एंड अबव के अंदर वो तब तक जाएंगे जब तक उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। तो आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको अपनी हर काम को इंस्टीट्यूशनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है, उसको पेपर फॉर्म में लेकर आना ज़रूरी है, उसको एक स्ट्रक्चर देना ज़रूरी है। अब हमने यही किया है। अब हम जो है ना वो लोगों को हायर करते हैं। थोड़ी सी हमारी स्टिल छोटी सी कंपनी है, लेकिन हम वो वाली सारी चीज़ें पूरी करते हैं जो कि आपकी एक स्टैंडर्ड एक कंपनी में होनी चाहिए कि यार HR पॉलिसी होगी, इतनी लीव्स होंगी, अगर आपने लीव लेनी है तो इस तरीके से यूँ ईमेल करें, इतने दिन पहले बताएं, वगैरह 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 सारा कुछ। वेदर वो जो है वो हम बहुत एग्रेसिवली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, वो डिपेंड करता है कि जब कोई नया आएगा और अगर हमें लग रहा है कि वो थोड़ा ढीला है तो हम उसको एग्रेसिव हो जाएंगे। जब हमारी एक थॉट ऑफ रिपोर्ट डेवलप हो जाएगी उसके साथ, तो हम उसमें ईजी भी हो जाएंगे। तो पर्सनल मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि यार आप उनको ये जो है ना अपना जो दिल की वो है कि यार मैं पाकिस्तानियों को हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ, उसको 2 मिनट के लिए साइड पे रखें। आप जो है वो एक पहले स्ट्रक्चर बनाएं और उस स्ट्रक्चर के बाद आप जाके डेफिनेटली हेल्प करें पाकिस्तानियों को, लेकिन उनको स्टार्ट में ये बात बता दें कि यार ये फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के अंदर तुमने पूरा उतरना है, तो तुम कम एंड डू व्हाट यू हैव टू डू। लेकिन अगर तुम पूरा नहीं उतरोगे तो आई एम सॉरी बट दिस इज़ बिजनेस, बिजनेस इज़ बिजनेस एंड वी ऑल हैव टू मेक मनी। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मेकिंग मनी। अब मैं भी पैसे बनाने के लिए कर रहा हूँ, तुम भी पैसे बनाने के लिए कर रहे हो। अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे पैसे बढ़ाने के लिए तो मुझे तुम्हें हायर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी बेसिक सा फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान में ना एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, पीपल डोंट रियलाइज़ कि जॉब्स होती क्यों हैं। जॉब्स इस वजह से होती हैं कि अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ ना, तो अगर मैं किसी को हायर करूँगा तो दैट पर्सन शुड हेल्प मी मेक 200 रुपीज़ सो दैट आई कैन पे हिम 50, 60, 70 रुपीज़। अदरवाइज अगर मैं 100 रुपये से 200 रुपये पे जा रहा हूँ और उसमें से मैं 100 रुपये निकाल के उस बंदे को दे रहा हूँ, तो मेरी उस सरदर्दी का कोई फ़ायदा नहीं है, उस ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉई आ गया और अब मैंने उसको भी मैनेज करना है और मैंने अपना काम भी करना है। तो जॉब सिर्फ एक मकसद के लिए होती है, वो ये होती है कि यार आप जिस बंदे की कंपनी में जा रहे हैं उधर आपने जाके वैल्यू बढ़ानी है। जब वो वैल्यू बढ़ेगी, उसका बिजनेस बढ़ेगा, उस ग्रोथ से मैं एक चंक अपनी जेब में लेकर आ सकता हूँ। ये इवन जब मैं मीडिया काम कर रहा होता हूँ, तो जब मेरे पास कोई बंदा आता है ना कि एडवर्टाइजिंग करनी है या कोई पार्टनरशिप करनी है, तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये होता है कि यार मैंने इस बंदे की कोई ना कोई सेल्स अचीव करके देनी है। अगर मैं उससे 5 लाख रुपया चार्ज कर रहा हूँ तो मैंने कम से कम उसकी कोई 40-50 लाख रुपए की सेल्स करवानी है, क्योंकि 50 लाख रुपए की सेल्स होंगी, उसमें उसका 1/3 मार्जिन होगा, जिसका मतलब ये है कि वो 15-18 लाख रुपया जो है ना वो जेब में डाल के लेकर जा रहा होगा। जो मार्जिन कॉल है उसकी 1/3 अमाउंट, नॉर्मली जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसकी 1/3 अमाउंट जो है वो मार्केटिंग की स्पेंड में जा सकती है। तो फिर उसकी 1/3, 15 लाख में से 5 लाख अगर मैं उससे चार्ज कर रहा हूँ तो उसको फायदा होगा, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम वापस मेरे पास आएगा। अदरवाइज मैं उसको अभी तो निचोड़ लूंगा, मैं 5 की बजाय 20 लाख रुपया चार्ज कर लूँ उसको, लेकिन अगर उसको फायदा ही नहीं होगा उसके बाद, तो फिर वो मेक श्योर करेगा कि नेक्स्ट टाइम ना वो खुद आए ना वो किसी और को आने दे। तो जो हमारे एम्प्लॉइज़ भी हैं, जो हमारा वर्कर भी है, उसको ये बात रियलाइजेशन ही नहीं है कि यार मैंने वैल्यू क्या ऐड करनी है एक बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर मैं इंश्योर कर सकूँ कि मेरी स्पॉट जो है ना वो सिक्योर है। हम अगेन जीरो सम मेंटालिटी के अंदर हम निचोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो निचोड़ने में यही होता है कि यार हम या तो फायर हो जाते हैं या हमें फिर लोग बिल्कुल दीवार से लगा लेते हैं और फिर हम बातें करते रहते हैं कि यार वो जो है ना वो दूसरा जो था, जो सक्सेसफुल एम्प्लॉय था, वो टीसी करता था, इस वजह से बॉस को पसंद आ गया, या ये बंदा जो था मेरे खिलाफ था, मेरा मैनेजर मेरे खिलाफ था, या बिजनेस ओनर मेरे खिलाफ था, उसको जो बस मैं पसंद ही नहीं था। ओ भाई, अगर आप किसी के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आप अच्छे हो, बुरे हो, आप पठान हो, पंजाबी हो, आप कुछ भी हो, बिजनेसमैन कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं और आपका टोटल काम ये है कि यार मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूं, दैट इज़ द बिगेस्ट जॉब सिक्योरिटी दैट यू कुड हैव। लोग इस पे लगे रहते हैं कि यार मैं कौन सी हैक कौन सा निकालूं, स्किल कौन सी निकालूं, दोस्ती यारी किस मैनेजर के साथ करूं ताकि मेरी जॉब लगी रहे। वो गवर्नमेंट जॉब्स का टाइम था, जब आपकी पेपर पे जॉब लग गई तो आपको कोई नहीं हटा सकता था। प्राइवेट जॉब्स की दुनिया आ चुकी है, इसके अंदर इट्स ऑल एफिशिएंसी सीकिंग। आप जब तक वैल्यूएबल हो, आप जॉब पे रहोगे। आप जिस वक्त आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। ये मार्केट में जो आते हैं ना, ये कम्युनिस्ट टाइप के लोग के यार व्हाट वर्कर्स यूनियन, एवरीबडी नीड्स टू बी सबका ख्याल रखना चाहिए है, और जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें। अच्छे लोग ख्याल रखेंगे, बट दुनिया इस तरह काम नहीं करती है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप दुनिया में जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जाएं। लाइक मैं जब जाता हूँ एज अ बिजनेस ओनर, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उनको पूरा करता हूँ। डेफिनेटली मेरा एम्प्लॉय सारा पब्लिक डोमेन में है, लोग जाके उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन एज समवन जो कि बिजनेस कर रहा है, जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो मैं किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मेरे साथ कोई एहसान करेगा, या वो मुझे हेल्प करेगा, या वो मुझे आके सपोर्ट करेगा। वो बंदा अपना धंधा कर रहा है, मैं हमेशा इस मेंटालिटी से जाता हूँ कि जब तक मैं उसको कोई वैल्यू नहीं दे सकता ना, वो मेरे साथ ना मीटिंग करेगा,
लेगा ना वो मेरी बात सुनेगा. सो आई ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड वैल्यू टू समवन सो दैट ही कैन लिसन टू मी. मैं अपना सेल्फिश रीजंस की वजह से नहीं जा सकता. सो नॉनदलेस लपेटता हूँ. मैंने इसमें सोचा कि इस रेफरेंस में मैं 15 और चीज़ें हैं वो भी लोगों तक पहुँचा दूँ. बट मैं इसमें यही रेकमेंड करूँगा कि ब्रदर कटाएं. अगर कोई बंदा जो है ना वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, वैसे तो जनरली अगर आपने लेट से 5 बंदे रखे हुए हैं उसमें आप पहले 2 को फारिग करेंगे ना तो अगले 3 वैसी लाइन पे आ जाएंगे. ये भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि आपको सबको कटाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप जो है ना वो चाहें तो आप सबको भी कटा सकते हैं. और वेरी ऑनेस्टली डू नॉट सिट डाउन. ये मैंने बहुत अपने पैसे ज़ाया किए थे और अपना टाइम ज़ाया किया था. जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस. नहीं यार, यंग बच्चे हैं, उनको मेंटरशिप चाहिए है, सपोर्ट चाहिए है, कोई नहीं पूछता, साफ सी बात है. और फिर बाद में आके वो बातें करते हैं मार्केट में. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर. और हम जो है ना हम भी यही कर रहे थे कि हम ओवर पे कर रहे थे. हम बार बार कोशिश कर रहे थे. बहुत ही अच्छा हमने इन्वायरमेंट दिया हुआ था. फिर जब ये बच्चे गए ना अगली नौकरियों में, और वहाँ पे क्योंकि इनकी पहली नौकरियाँ थी स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, जब ये अगली नौकरियों में गए और इनको 12-18 घंटे काम करना पड़ा है, फिर ये वापस आके बोलते थे कि यार मुजम्मिल भाई आपके पास तो बड़ा मज़ा आता था और आप जो है वो इतना अच्छा हमें आपने रखा हुआ था. लेकिन वही वाली बात है कि इंसान को पता नहीं लगता कि यार जो उनका सर्कमस्टांसेस मिले हुए वो कितने आसान हैं, अच्छे हैं. वो बस इनहेरेंटली सेल्फिश होता है. एंड आई डोंट ब्लेम देम एज वेल. लाइक आई सेड कि सिस्टम ऐसा उनको मिला है कि उसमें उनको पता ही नहीं है कि यार वैल्यू ड्रिवन किस तरह होना है. तो जस्ट बिकॉज उनको सिस्टम ऐसा मिला डज नॉट मीन कि आप जो है वो फिर उनका ख्याल रखें, उनको बेबी सिट करें. आप जो है वो उनको क्लियर अल्टीमेटम दें, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाएं और फिर कहें कि यार ये पॉलिसी में अगर आते हो तो बेहतरीन है, 100 बिस्मिल्लाह. नहीं आते तो फिर थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, एंड आई विल गो एंड स्पीक टू समवन एल्स. अगेन इसमें लास्ट चीज़ मैं बस ये मेंशन करूँगा क्योंकि मैंने आपकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी है. पाकिस्तानी बिजनेसमैन और ये भी बहुत गलती करते हैं जो मैंने पहले मेंशन किया. गलती क्या करते हैं वो भी फिर पाकिस्तानियों के पास इस वजह से जाते हैं कि यार जहाँ पे गोरा हमें $12 का मिल रहा है तो पाकिस्तानियों से जाके कहेंगे कि यार $8 पे आके मेरे साथ काम कर लो. और फिर वो जो पाकिस्तानियों के नखरे हैं वो कह रहे हैं कि यार इनका नखरा मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा. तो ये चीज़ फिर आपने मेक श्योर करनी है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी जो है वो गोरे की तरह परफॉर्म करे तो फिर आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आप उसको कॉम्पनसेशन और ओवरऑल जो बाकी चीज़ें हैं वो आप गोरे वाली ही दे रहे हैं या दूसरी नेशनलिटी वाली ही दे रहे हैं. और फिर उसके बाद फिर आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार मुझे तुम आके प्रॉपर्ली परफॉर्मेंस दो जो कि मेरे साथ कोई और नेशनलिटी परफॉर्मेंस देगी. नॉनदलेस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी. सक्सेसफुल बट इंट्रोवर्ट. डियर मुजम्मिल भाई, आई ट्रस्ट दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल. आई एम राइटिंग टू शेयर सम कंसर्न्स रिगार्डिंग माई सेल्फ हु हैज़ बीन मेकिंग progress in professional career but has no friendship or social circle. On the professional front, I have consistently demonstrated exceptional dedication, a strong work ethic, and remarkable achievement in my field. I am blessed to have a wonderful wife. My wife is my greatest friend, inspiration, supporter, and reflection of who I am today and in the future, inshallah. But during COVID, I used to work remotely like everyone else. But since then, I've become a highly introverted person. It is worth mentioning that I don't have any self-esteem issues, as I used to be very social 4 to 5 years back. However, now in China, I don't indulge or participate in Pakistani get-togethers. It is not as if no one enjoys my company, but it is more of myself that now I can't enjoy spending time with anyone else other than my parents, siblings, or wife. I enjoy my work to the extent that I can't spare any time for outings with friends in China or back in Pakistan when I go there. Instead, I like to spend my leisure time talking to my family, watching movies, exercising, etc. However, I become embarrassed and taken aback when my friends criticize or ridicule me, stating things like you are disloyal, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि दोस्तों के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है. But they don't understand my nature, that I am not the 4-5-year-old the person that I was 4-5 years ago, who used to be socially active, going hangouts almost every day. However, as a result of this, I do get embarrassed and mentally disturbed as well, especially if I come across someone in person who starts giving a lecture to me कि उठा बैठा करो सबके साथ, ऐसे इतने अकेले क्यों रहते हो, हम लोग हर वीकेंड को गैदरिंग करते हैं उसमें आया करो, and so on. One of the other reasons I don't participate in their get-together is because the topic of discussion among them is primarily Pakistani politics or country problems or typical useless gossips like slandering other people. So what is your opinion on this? Is it necessary to have a social circle or a group of friends, especially when it is not of your nature anymore and you are independently enjoying your life without the influence of a third person? Is it bad to be an introvert? Sir, एक तो मुझे बहुत खुशी हुई आपका ये मैसेज पढ़ के. This is a feeling that I have felt over the last 3-4 years. This is a feeling that I know a lot of people feel over the last 3-4 years. थोड़ा सा मेरा इसका समझ ले controversial opinion होगा, I don't know, maybe. और मैं अभी इस्लामाबाद आया हूँ और यहाँ पर भी मैं I'm meeting some old friends and I'm feeling very similar vibes that you're feeling as well. So I totally get where you're coming from. पहला तो ये है कि I do believe कि इसके multiple I would say angles हैं. पहला एंगल ये है कि कोविड के बाद ना, कोविड ने जब हमें एक sort of घर के अंदर स्पेस में बंद किया लाके, तो एक बड़ा हमने डिस्कवर किया अपने आप को और हमें अच्छा लगा, काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा कि यार
वी डोंट हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस सॉर्ट ऑफ सोशल रेस जो उससे पहले हम पार्टिसिपेट कर रहे थे जी। सुबह शाम मिलना लोगों से, ईदों पे मिलना, कपड़े बनाने, एक जब आप सोशल रेस में जाते हैं ना, तो येस देयर इज़ अ सोशलाइजेशन एस्पेक्ट, बट देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आर बीइंग डन टू पार्टिसिपेट इन दैट रेस, राइट। जब कोविड था ना 6 महीने, तो मैं अपनी बेगम को ये बोल रहा था, मैं कहा कितना ज़बरदस्त टाइम है, ना हमने कोई नए कपड़े खरीदे हैं, ना हमने कोई फालतू का बाहर डाइन आउट किया, ना हमने कोई फालतू की कंज्यूमरिज्म की, और वो हमें बुरा भी नहीं फील हुआ कि हम नहीं कर रहे। वैसे हमें लाइफ में होता रहता है, दिल करता रहता है कि यार मैं वो खरीद लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। और मैंने रियलाइज़ किया कि लॉट ऑफ द कंज्यूमरिज्म जो हम कर रहे होते हैं, वो हम अपने लिए नहीं कर रहे होते, वो हमें सोशल प्रेशर होता है, इन द सेंस कि हम जाएंगे किसी से मिलेंगे, वो आके बोलेगा यार तुमने वो चीज़ चेक की है, बड़ी फिट है यार, वो मैंने खरीदी है, फिर आप कहते हो यार मैं भी खरीद लेता हूँ। या अगर मैं नहीं खरीद रहा या मैं नहीं उस सोशल क्यू में पार्टिसिपेट कर रहा, तो शायद कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, या कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो वो वाला जो सुकून हमें फीलिंग हुई थी ना कोविड के टाइम के ऊपर, जब हम उस रेस से एकदम से बाहर निकले थे, तो विच इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल बिकेम इंट्रोवर्टेड आफ्टर दैट, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि यार येस सोशलाइजेशन इज़ गुड एंड इट्स इंपॉर्टेंट, बट अगर वो आपको ड्रेन कर रही है, अगर वो आपको एग्जॉस्ट कर रही है, तो देन इट्स नॉट वेरी यूजफुल। तो पहला तो ये एस्पेक्ट है। कोविड के बाद आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल बिकम इंट्रोवर्टेड एंड इट्स दिस इज़ अ नॉर्मल फीलिंग दैट यू आर हैविंग। दूसरा जो मसला है वो पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के अंदर अ लॉट ऑफ अस हैव अ लॉट ऑफ खप इन आवर लाइफ्स, राइट। सुबह शाम की खप, ये तो मैं पिछले 1-1.5 साल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ। हमारी फैमिलीज़ के अंदर हमारी खप होती है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग इन द फैमिली। घर के अंदर अम्मी अब्बू लड़ रहे होंगे, बहन भाई जो हैं वो उनका मसला, टीनेजर्स जो हैं उनको अम्मी अब्बू ने सही तरह मैनेज नहीं किया हुआ। हमारे यहाँ वो रिलेशनशिप्स के बड़े मसाइल हैं, तो घर के अंदर नेगेटिविटी खप हो सकती है। अच्छा, घर का माहौल थोड़ा सा नॉर्मल भी हो, तो जॉइंट फैमिली के अंदर या ओवरऑल रिलेशनशिप्स के अंदर वो चाचू से लड़ाइयाँ हो रही हैं, फुप्पों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, मामुओं से लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो कोई जो है जी शिकवे हो रहे हैं कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुम शादी पे नहीं आए, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वो जो तोहफ़ा दिया वो अच्छा नहीं दिया। फालतू फालतू के शिकवे, फालतू फालतू की चीज़ें जो कि एंग्जाइटी लेकर आती हैं लाइफ के अंदर। अच्छा, अब चूँकि ये जो घर के माहौल की एंग्जाइटीज़, घर से बाहर आप ऑफिस जाते हैं, उन लोगों की अपनी एंग्जाइटियाँ होती हैं। हर बंदा जो है ना वो एंग्जाइटी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा होता है बैठा हुआ, जिसकी वजह से हम सारे के सारे पाकिस्तानी जो है ना वो दिमागी मरीज़ हैं, और मतलब सीरियसली दिमागी मरीज़ हैं। और फिर हम करते क्या हैं कि हम दिमागी मरीज़ वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम जो है ना एस्केप ढूंढते हैं। वो एस्केप क्या होता है? अच्छा यार ठीक है, जैसे ही अकेले मैं बैठूंगा ना, मैं कोई लॉन्ग ड्राइव लूँगा, तो मुझे मेरे ट्रॉमास वापस आना शुरू हो जाएंगे और मुझे वो डराते हैं, मुझे वो परेशान करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी सोच को बंद करने की कोशिश करूँगा। मैं सुबह शाम रीलें देखता रहूँगा, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड रखूँगा, और अगर उसमें से कुछ नहीं करना तो मैं दोस्तों के साथ जाके बैठ जाऊँगा और लफंट्रियाँ मारूँगा। लाइक जितना लफंट्रियाँ पाकिस्तानी मारता है ना बैठ के फालतू, मैंने भी मारी हैं अपनी जवानी के अंदर। जितना लफंटर पाकिस्तानी है, मैंने दुनिया का कोई बंदा नहीं देखा, कोई एथनिसिटी, कोई नेशनैलिटी नहीं देखी जो इतना लफंटर हो जितना पाकिस्तानी लफंटर है। और वो यही है कि वो जो है जी जब फारिग टाइम मिला तो जी दोस्तों के साथ जाके बैठ गए। अच्छा जी, ईद के 3 दिन के डिनर्स हो रहे हैं, सुबह डिनर मामू की तरफ है, दोपहर को डिनर खाला की तरफ है, सेम लोग इन्वाइटेड हैं, रात को डिनर, और हर बंदा डिनर क्यों कर रहा है? और यार वो मामू ने भी किया था ना, तो बुरा लगता है हम क्यों हम ना करें। और यार वो उसने शादी पे बुलाया था, तो बुरा लगता है हम उनको शादी पे ना बुलाएं। और यार क्या ज़रूरत है? सो इलॉजिकल कि आप फालतू के रिश्ते निभा रहे हैं जिसमें एवरीबडी हेट्स एवरीबडी, बट एवरीबडी हेट्स एवरीबडी बिकॉज आपके कोई ना कोई वो एक्सपेक्टेशंस हैं, विच इज़ रियली डम। कि यार अगर लोग आपसे खुशी नहीं हो रहे, अगर आप दुनिया की बेस्ट शादी भी कर दें, उस पर लोगों ने आके शोर ही मचाना है कि यार खाना अच्छा नहीं था, डेकोर अच्छा नहीं था, आपने कोई अच्छी गाड़ी ले ली तो पहली चीज़ आके जो है ना वो खालू ने आके बोलनी है कि यार ये गाड़ी तो पेट्रोल बड़ा खाती होगी। वो कर क्या रहे हैं? वो बेसिकली अपनी इनसिक्योरिटी, अपना गम आप पे निकाल रहे हैं कि यार तूने इतनी बड़ी गाड़ी क्यों ले ली, तुझे पेट्रोल पूरी ज़िंदगी चेस करेगा। भाई खालू मैंने ले ली है ना, अब मैं खुश रहूँगा उस गाड़ी के अंदर, मेरा मसला है कि मैं उसमें पेट्रोल डालूँ या ना डालूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो आके बोलेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का अलमिया है। मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो अमेरिका शिफ्ट हुआ, तो मैंने उससे पूछा 2-3 मेरा ख्याल 1-1.5 साल बाद आया, तो मैं कहा यार हाउ डू यू लाइक अमेरिका ना, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? कहते यार मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, मैं जब अपने अपार्टमेंट में होता हूँ, उससे मास्टर्स कर रहा था, तो कहते मैं अपार्टमेंट में होता हूँ, मेरे साथ दोस्त यार हैं मेरे 2 गोरे, तो वो आते हैं, वो आके बोलते हैं कि यार चल कहीं डिनर पे चलते हैं ना। तो मैं उसको बोलता हूँ यार मैं ज़रा बिजी हूँ, मैंने नहीं जाना। तो वो कहते हैं ठीक है, और वो चले जाते हैं। और पाकिस्तान में मैं होता था तो दोस्त, अगर मैं, क्योंकि वो हॉस्टल में रहता था, हमारे यूनिवर्सिटी मेरे साथ था,
तो उस वक्त तो यही होता था कल्चर, मैं भी यही करता था, मेरे साथ भी यही होता था कि यार दोस्त अगर फारग बैठा है, कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो नहीं भी काम कर रहा, वो अपना सुकून में रहना चाहता है, हम अगर डिनर पे जा रहे हैं ना, हम उसको सर पे बैठ के कहो यार चल ना यार, तू क्या बोरिंग आदमी है यार, क्या कर रहा है यार, चल चल, उसको शेम करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और सच्ची बात है, उस दोस्त ने मेरे साथ भी ये किया काफ़ी दफ़ा। मेरी शादी हो गई, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, तो उसने आके जो है ना शिकायतें करना शुरू कर देंगे, यार तुम जो है ना वो दूर हो गए हो और हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। फिर मैंने उसको समझाया, मैं कहा यार दोस्ती ऐसे नहीं खत्म होती, मैं अगर बिजी हो गया हूँ मैं वापस आ जाऊँगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम 7 साल से ज़्यादा दोस्त हैं, और मेरे प्लेबुक में अगर आप किसी के साथ 7 साल की दोस्ती कर लेना, उसके बाद आप 10 साल ना मिलें, आपकी दोस्ती कायम रहती है। उससे पहले आपको तो करना पड़ता है कि यार मैनेज मेंटेन सारा कुछ, नॉनदलेस। तो वो जब वहाँ गया तो उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की, और फिर उसको जो लिबरेशन फील हुई ना कि यार मैं अपनी ज़िंदगी का खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं मुआशरा मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान में होता है कि यार आपका पाकिस्तान में होते हो आप लिटरली, आपको खालाएँ मामू सब लोग जो है ना वो अपने पकड़ के रखते हैं कि यार हमारी तरफ आओ, मिलो, उनकी नोए सारा कुछ, आपके दोस्त यार करते रहते हैं। आप जैसे जैसे बड़े होते हो, नाउ आई एम इन माई 30s, आई हैव अ बिग सोशल सर्कल। अब मैं अगर सबसे भी मिलता रहूँ ना, मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ करूँ ये कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ, तब भी होगा ये कि क्योंकि इतने सारे लोग सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि हर बंदे की बारी शायद महीने में एक दफ़ा है, और उसके अंदर जब भी वो मिलेगा ना, वो कहेगा यार तू तो मिलता ही नहीं है ठीक है। हालांकि मैं टोटल कर ही रहा हूँ कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ। और पाकिस्तान में मैं एग्जॉस्टेड रहता था कि यार मैं लोगों को सोशलाइज कर 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 हर वक्त इसका डिनर थ्रो करना, उसके बाद बाहर जाना, उसको मैनेज करना, जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम अवेलेबल है उसमें मैं किसी ना किसी के साथ अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूँ, और उसके बावजूद हर बंदा शिकायत कर रहा है कि यार यू आर नॉट मीटिंग मी इनफ। और उसमें मिल भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बस जी कॉफ़ी में बैठे हुए शक्लें देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बात करने को कोई है नहीं, लेकिन बस वो दे वांट टू मीट बिकॉज दे हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे डोंट वांट टू फेस। सो कमिंग टू यू, जो आप फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद इट। आई टोटली एग्री विद यू कि जनरली आप जो है वो पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आता है तो यू वांट टू गो इनवर्ड्स। मैं दुबई गया हूँ तो मैंने लिटरली ये किया, मैं 2 साल में किसी से भी नहीं मिला, और बाय डिज़ाइन मैंने ऐसा किया बिकॉज आई वाज एग्जॉस्टेड, आई वाज सोशली एग्जॉस्टेड, एंड आई वांटेड कि मैं अपना टाइम गुजारूँ अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ, और मैं बस सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड्स हूँ, और मैं अपनी सोल के साथ, अपनी थॉट्स के साथ कनेक्ट करूँ, बजाय इसके कि मैं नॉइज़ में जखड़ा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। और ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में लोग बैठे होंगे उनको नहीं शायद समझ आ रही होगी, मैं ऑनेस्ट टू गॉड कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा टाइम ऑफ लें, आप अपने लोगों को नो कहना बोलें शुरू करें, अपने दोस्तों को नो करें, जो अगले प्लान्स आ रहे हैं उसमें नो करें, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करें और अपने साथ टाइम गुजारने की कोशिश करें। हेडफोन्स लगाएं, म्यूजिक लगाएं, कहीं जाके बैठ जाएं, अवे फ्रॉम द नॉइज़ ऑफ योर फैमिली, नॉइज़ ऑफ योर फ्रेंड्स, नॉइज़ ऑफ सोसाइटी, and then try to reconnect with yourself. You will feel much better, you will feel much more productive, and overall आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रेडिकली इंक्रीज़ होगी। जहाँ तक आपकी जो लास्ट बात थी, जो आपने बोला कि यार टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है, ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, बट मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर मैंने इसमें ये भी देखा है कि कुछ लोगों की ना ग्रोथ कंपैरेटिवली बाकी लोगों से ज़्यादा तेज़ होती है। मुझे ये लगता है कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन बताई है बेस्ड ऑन कि आपके जो स्पाउस हैं, जो आप खुद हैं, जो आपका मतलब आप जो आपकी इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपकी स्पाउस ने जो पढ़ा हुआ है, यू आर द टॉप 001% ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द वर्ल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो दोनों आप कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वो एक डिस्कनेक्ट आएगा। एंड देन जिस एज में आप हैं, 30s, mid-30s, आई एम अज्यूमिंग, राइट? सो अर्ली 30s या mid-30s होंगे जो मुझे इससे समझ आया है। तो माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि दिस इज़ नॉर्मल इन दैट एज, एंड ओवरऑल आप ना अपने कर्व में आप लोगों से आगे निकल चुके हैं, और उसमें यही है कि आप ठीक है दोस्त होंगे, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो सकते जिस तरह से वो 5-8 साल पहले थे, जब आप आप खुद भी एक लफंटर टाइप एक बॉय थे, एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, ऐसा मसला नहीं था। अब आपकी फैमिली आ गई, आपके नीड्स एंड वांट्स बदल गए हैं, और आपका इस टाइम के ऊपर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बदल चुका है, वेयर इट्स वेरी प्रोडक्टिविटी फोकस्ड एंड इट्स वेरी मच फोकस्ड अराउंड कि मैंने चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक अच्छे सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो डोंट लेट इट गेट टू यू, जो आपको इमोशनली और मेंटली जो आपको इसका फीडबैक मिल रहा है उसकी वजह से, वो डू नॉट लेट दैम make you feel bad about the person that you are becoming, and there is nothing wrong with what you are doing. Having said that, मेरा एक कर्व सा आया था, पहले मैंने बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट करा, और फिर मैंने कहा कि यार मुझे लोगों ने फीडबैक देना शुरू किया तो मैंने बिल्कुल ही कटा दिया, मैंने अपने आप को बंद कर दिया। मैं कहा यार ठीक है, दैट्स व्हाट यू गाइस फील लाइक, दैट्स व्हाट यू फील लाइक। और मैंने 2-1 साल जो है ना बिल्कुल ही इनवर्ड्स गुजारे। ओवर टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया है कि यार येस, आई वांटेड टू हैव मच मोर प्रोडक्टिविटी एंड अच्छी वो, और मैं नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता था, बट देर आर अ फ्यू पीपल दैट आई विश्ड आई वॉज स्टिल कनेक्टेड विद ऑन अ ह्यूमन लेवल, जिनके साथ मैं बेशक सियासत डिस्कस कर लूँ, मैं बेशक फालतू की बातें डिस्कस कर लूँ,
लेकिन वो एग्जिस्ट करने चाहिए। तो जहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, तो आपने, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था, आपने कहा बस मैं, मेरे घर वाले, मेरी बहन भाई और मेरी बेगम, और इंशाल्लाह कल को आपका बच्चा, इफ़ यू चूज़ टू हैव वन। तो उसके साथ ना कोशिश ज़रूर करेगा कि 2-3 फ्रेंड्स होने चाहिए हैं। इट्स वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म आपकी अपनी पर्सनल हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए। वो आपको शायद कहीं ना कहीं बाद में वो होंगे। तो मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि बैलेंस ढूंढें। जो बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं और शायद बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स जो बहुत सोशल हैं और बहुत एक्टिव हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अनॉय कर रहे हैं उनको कटाएं, लेकिन उसमें से आप 1-to-1 रिलेशनशिप्स ऐसी मेंटेन ज़रूर रखें जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म के अंदर एक जिनको आप लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स तो खैर बाकी सारे भी होंगे, बट उनका क्लोजनेस आपकी लाइफ लॉन्ग चल सकती है, क्योंकि वो बड़े ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं। बहुत, योर वाइफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट्स द सेम विद मी एज वेल। बट आपकी ना अप्स में तो आप हमेशा वाइफ के साथ शेयर करते हैं, डाउन्स जो है ना वो आपको, बिकॉज यू हैव टू बी द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, तो काफ़ी दफ़ा आप वाइफ के साथ वो शायद उस तरीके से अपने आप का इमोशनल आउटलेट नहीं निकाल सकते जो कि शायद आप किसी फ्रेंड के साथ निकाल सकें। इवन फैमिली के साथ नहीं निकाल सकते, वो भी परेशान हो जाते हैं, उनका एक कनेक्शन होता है। तो दोस्त इस मामले में बड़े अच्छे होते हैं कि दे कैन बी अ गुड शोल्डर टू क्राई ऑन, दे कैन बी पीपल हु कैन लिसन टू योर problems and your worries and your fears. And I personally feel like I lost that because of me trying to be introverted and staying away from the social noise that I was facing. तो मुझे personally I miss friends, a few of the friends जो कि अनफॉर्चुनेटली चले गए इधर उधर पूरी दुनिया में, अब वो बिखरे पड़े हैं और अब वो मेरी ज़ाहिर है वो कनेक्शन नहीं रहा और वो इंटरेक्शन नहीं रही। तो आई विश आई हैड दोज। एंड अगर आपके पास अभी भी उस तरह के कुछ लोग हैं तो मेक श्योर कि आप उनको बरकरार और मेंटेन जरूर रखें। नॉनदलेस, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंटेंट TBT, दिल की बात, एंड नाउ आस्क मुज़म्मिल हसन फॉर द पास्ट 3 years, and I've learned so much from you, especially after about tech and finance. Thank you for sharing such valuable knowledge. Unfortunately, my university doesn't focus much on financial literacy, and I feel like I'm missing out on something very important. I really want to learn how to manage money and understand finances properly, but I've struggled to find well organized and easy to follow content on YouTube. Could you please guide me on how to start? Maybe suggest a roadmap or some good resources for someone like me who wants to build a strong foundation in financial literacy. Probably अगर मैं इसमें start करूँ, I'm going to answer this very very quickly. Generally YouTube के ऊपर what I do is I start में मैं 4-5-6 different सवालात फेंकता हूँ. What is money? How does the economy work? And बिल्कुल ना सवाल बेसिक होने चाहिए कि वो बिल्कुल ग्रास रूट पे आके एक्सप्लेन कर दें. How does business work? How do you create value in an economy? History में के अंदर जाके कि यार how did money start? द एवोल्यूशन ऑफ मनी, इस तरह की चीज़ें. अच्छा, ये 5-8-10 वीडियोस जब आप देख लेंगे ना तो आपको एक सॉर्ट ऑफ सेंस मिल जाएगी कि मैक्रो के ऊपर निज़ाम काम किस तरह कर रहा है. बट उसके बाद यूट्यूब आपको ना इन 8 वीडियोस की बेसिस के ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस देता रहेगा और बेस्ड ऑन व्हाट इंट्रीग्स यू आप वो देखना शुरू कर दें. तो ये तो एक बेसिक है जो कि हर किसी को करना चाहिए. इससे लॉन्ग टर्म आपकी एक फाइनेंशियल लिटरेसी खुद से बढ़ती रहती है. मैंने भी पर्सनली यही किया था कि लाइक मैं आज जहाँ पर हूँ वहाँ पर मैं 8-10 साल का इसका एक्सपोजर है और स्लो एंड स्टडी. क्योंकि काफ़ी दफ़ा लोग आ रहे हैं मुझे कह रहे हैं यार मुझे कोई बताएं जिससे मैं 6 महीने में क्रैश कोर्स कर लूँ. वो 6 महीने में आप क्रैश कोर्स कर तो लेते हैं, लेकिन पर्सनली ना मेरा हमेशा ये रहा है कि सस्टेनेबल नॉलेज गैदरिंग होनी चाहिए. बहुत क्रेजी नॉलेज गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फिर आप जो है ना वो थोड़ा एक तो क्रेजी होना शुरू हो जाते हैं और दूसरा ये कि वो रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है. वेयर स्लो एंड स्टडी, कॉन्स्टेंटली पोक टू द ब्रेन, expanding your knowledge slowly will allow for a very strong foundational understanding of things. So nonetheless, एक तो मैंने आपको ये वीडियोस बता दी. फिर एक साहब हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कंटेंट, क्योंकि ना वो सिर्फ बेसिक सा उनका कंटेंट है. वो करते क्या है कि उनका एक सेट सा होता है, उसके ऊपर वो डिफरेंट लोग कॉल करते हैं और वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बताते हैं और उस पर वो साहब जो है वो उनको रिकमेंडेशंस देते हैं कि यार अपने डेट को कम करें, आप इन्वेस्टमेंट्स इधर करें और फिर उसके रैशनल भी दे रहे होते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको इस तरह से डाइवर्सिफाई करनी चाहिए बिकॉज XYZ जो भी उनकी सजेशन होती है. वो कॉन्टेंट इस वजह से अच्छा है बिकॉज एक तो वो रेगुलर है, वो जैसे जैसे इकॉनमी बदल रही है उसके हिसाब से रिकमेंडेशंस देते रहते हैं. फिर ये कि जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो क्योंकि वो अमेरिकन ऑडियंस के लिए अमेरिका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो स्टार्ट में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी. बहुत कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें वो बोल रहे होंगे कि यार अच्छा आपने फॉर एग्जांपल वो क्या कहलाता है यार उनका जो रिटायरमेंट फंड होता है, रिटायरमेंट 401k. तो क्या कहा जी 401k जो है वो आपने उसके लिए सेव करना शुरू किया है. 401k आपका क्या है? अब 3-4 दफ़ा आप सुनेंगे 401k, आप कहेंगे क्या है, तो आप उसको गूगल करें. तो जहाँ पर आप फंस रहे हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन है, उसको गूगल करें. व्हाट इज़, जो भी की फ्रेज उसने पूछा वो आप उससे पूछें, या आप ChatGPT से पूछें, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा. तो मैं बहुत ज़्यादा ये करता हूँ कि मैं कॉन्टेंट के अंदर डाइव डीप करता हूँ. अगर वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है ना, मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं पॉज करूँगा. मैं पॉज करके हर उसकी जो बोली हुई चीज़ है या बोला हुआ वर्ड है उसको मैं ChatGPT या गूगल से पूछूंगा ताकि मुझे
खुद से सेंस बनना शुरू हो। जब तक मुझे उसकी सेंस नहीं बन रही, उसने एक लाइन बोली है, उसमें 2 वर्ड्स मुझे समझ नहीं आए, अब मैंने उनको जाके गूगल किया, गूगल ने जो मुझे डेफिनेशन दी उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहे, तो मैं मजीद उसको एक्सपैंड करता रहूँगा कि यार ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वाई डिड ही से दिस लाइन टू दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन और लेडी, क्या कॉन्टेक्स्ट इसका पोटेंशियली हो सकता है। तो मैं उसको बैक ट्रैक फर्दर खोलता रहता हूँ। पर नंदलेस वो मैं चैनल आपको बता देता हूँ। अच्छा, द शो इज़ कॉल्ड द रैमजी शो। उसमें एक द रैमजी शो हाईलाइट्स भी है, उसमें वो लॉन्ग टर्म भी आपको मिल जाएगा, बट वो 8 से 10 मिनट की होती हैं। वो बैठ के उसमें वो तबसरे भी दे रहे होते हैं और वो साथ साथ लोगों की कॉल्स भी ले रहे होते हैं। द रीज़न वाई आई लाइक दिस शो इज़ बिकॉज जो वो कंटेंट होगा ना, वैसे तो जनरली कंटेंट इंस्टाग्राम मैंने आपको बता दिया कि यार हाउ डज मनी वर्क है ये, और वो 8-10 मिनट के अंदर आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए। बट दिस इज़ अ लॉट मोर प्रैक्टिकल कि ये कॉन्स्टेंटली लोगों के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, लोगों की प्रोफाइल्स, लोगों की अंडरस्टैंडिंग को वो लेता है, उसकी बेसिस के ऊपर वो बैठ के एडवाइस दे रहा होता है। तो इट इज़ अ लॉट मोर प्रैक्टिकल। तो आप कॉन्टेक्चुअलाइज बड़ा अच्छा कर लेते हैं अपने साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। तो डू चेक दिस आउट। और फिर थर्ड चीज़ जो मैं बोलूँगा, ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने खुद भी पढ़ी हुई हैं, उसमें कुछ मैं पढ़ भी रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये कुछ बेसिक बुक्स जो है ना, अगर आप ये पढ़ लें, बहुत लंबी एक्सटेंसिव लिस्ट है, लेकिन बाय द टाइम आप ये सारी पढ़ के निकल चुके होंगे ना, तो आप एक डिफरेंट इंसान होंगे मेरे हिसाब से। इसमें है जी रिच डैड पुअर डैड, मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, द सरप्राइजिंग सीक्रेट्स ऑफ अमेरिकाज वेल्थी, थिंक एंड ग्रो रिच, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, द सिंपल पाथ टू वेल्थ, योर रोड मैप टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अ रिच फ्री लाइफ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड happiness, The Black Swan, I Will Teach You to Be Rich, Freakonomics, a rogue economist explores the hidden side of everything, Getting to Yes, Negotiating Agreements Without Giving In, How to Win Friends and Influence People. इसमें कुछ और भी थी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द पावर ऑफ नाउ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, 48 लॉज ऑफ पावर, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैं ये खैर लिस्ट पूरी की पूरी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। इसमें से कोई भी आपने पढ़नी है वो आप देख सकते हैं, सारी पढ़नी है वो भी आप देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव। बट हाँ, आई मीन आई वुड जस्ट से, आई मीन आई डोंट हैव अ रोड मैप टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई एम नॉट अ टीचर इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी। देयर इज डेफिनेटली एंड देयर इज सो मेनी डिफरेंट फैसेट्स ऑफ दिस एंटायर थिंग, राइट। एक इन्वेस्टमेंट है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स है, फायर गोल वाली कम्युनिटी अलग है, इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अलग डिफरेंट फील्ड है। तो थोड़ा सा आपको इसमें करना पड़ेगा कि आपको पहले डू नॉट स्टार्ट विद पॉडकास्ट्स। अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट विद पॉडकास्ट्स। आई थिंक दैट्स पॉडकास्ट्स आर सपोज्ड टू बी फॉर अ मच मोर ऑप्टिमाइज्ड हाई लेवल डिस्कशन। यू शुड स्टार्ट विद बेसिक वीडियोज, हाउ डू थिंग्स वर्क, लाइक हाउ टू कुछ है ना, वो अगर आप कर लें कि यू नो हाउ थिंग्स वर्क एंड वाई थिंग्स आर द वे दे आर, ये जो 2 बेसिक सवालात हैं वो आप डिफरेंट चीज़ों में डालें, और डाल के आप उसके अराउंड हर चीज़ की यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है कि यार यू नो सेल्स क्यों लगती हैं, ये ऐसे क्यों होता है, वो ऐसे क्यों होता है, मार्केटिंग ऐसे क्यों होती है। तो उसके पीछे जो साइकोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी, जो आपको उसके पीछे फलसफा मिलेगा कि यार देयर आर सर्टन पीपल हु आइडेंटिफाइड सर्टन हैक्स एंड थिंग्स एंड बेस्ड ऑन दैट दे बिल्ड अ सर्टन द वर्ल्ड अ सर्टन वे। वो चीज़ें जब आप यूट्यूब से सीख लेंगे, उसके बाद बुक्स पढ़ें, बुक्स पढ़ने के बाद फिर जब आप पॉडकास्ट सुनेंगे, तो पॉडकास्ट में आपको जो आजकल की दुनिया के तबसरे और सोसाइटी में क्या हो रहा है वो बहुत बेहतर समझ आएगा। एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन देन ट्राई टू प्लग योर सेल्फ कि यार मुझे क्या पर्सनली करना चाहिए, जिसमें भी अगेन देयर इज नो राइट आंसर। इट्स एन एवर इवॉल्विंग टाइम, एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड। यू शुड नॉट मेक के यार बस ये बंदा है, कोई मैं ये क्रिप्टो का बंदा है, ये कोई स्टॉक ब्रोकर है और ये इसकी सारी बातें ही दुरुस्त होंगी। ओपिनियंस हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस रहेंगे, आपने एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ सबको कंज्यूम करके एक नतीजे पर पहुंचना है। Anyways, question number 4, blackmailing loan apps. Hello Muzammil, I'm Momin, currently living in Islamabad and studying business. I have a serious problem and I feel completely trapped. I come from a middle class family and I don't know if you've noticed, but social media is flooded with ads for these instant loan apps. A while ago, I made a terrible mistake. I took a loan of 100,000 rupees to buy a used PS5. I thought it would be easy to repay with my pocket money. I saw an ad for one of these platforms on YouTube, signed up without thinking it through. Process was smooth, but during registration, the app asked for access to my gallery and contacts. I didn't know much about tech, so I just allowed it without hesitation. 2 weeks later, my nightmare began. I started receiving threatening messages from someone claiming they had private pictures of me with my girlfriend. They said they would send those pictures to my family. At first, I didn't take it seriously, but when they sent me my family's phone number and pictures, I was terrified. My hands were literally shaking. Then they wanted 1.5 lakh rupees. Out of panic, I sold my bike, which was in my name. To pay for them, I lied to my family. Detail. अब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
सबसे पहले तो सर ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि गर्लफ्रेंड के खाते में पुलिस वाला भी आपको ब्लैकमेल करता है, मार्केट भी ब्लैकमेल करती है, सब दुनिया ब्लैकमेल करती है। तो आई फील फॉर यू अनफॉर्चुनेटली। पेरेंट्स जो है ना वो बजाय इसके कि ये रिलेशनशिप बिल्ड करें कि यार बच्चे के साथ ट्रस्ट की रिलेशनशिप के यार तुम कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हो ना, तुम अच्छा करो बुरा करो, गर्लफ्रेंड रखो, चरसें करो, तुम आके हमें बताओ और हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, हम तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारी इस्लाह करेंगे। तो दैट विल बी मेक लाइफ अ होल लॉट बेटर। अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप abusing your children because you have created an environment of fear, unfortunately, जिसको लोग फिर यूज़ करते हैं। नंदलेस जहाँ तक इंसाफ का ताल्लुक है सर, मैं पहली चीज़ ये रेकमेंड करूँगा, SECP में आप लोन शार्क ऐप्स को बता सकते हैं उनको क्या कहते हैं। सो आपके केस में ना दो मसाइल हैं। पहला ये है कि जो लोन शार्क ऐप है ये SECP की रेगुलेशन को वो कर रही है, तो आपने SECP में रिपोर्ट करना है। आप यू कैन गूगल इट के रिपोर्ट लोन शार्क टू SECP, तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, उनका कोई बैंकिंग मोहतसिब या आपको इसका नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट करें। दूसरा जो आपकी ब्लैकमेलिंग का एस्पेक्ट है वो FIA डील करता है, और FIA इज़ एक्चुअली फेयरली गुड विद दीज ब्लैकमेलिंग केसेस। तो उधर जाके आप रिपोर्ट करें और उनको बताएं कि ये मेरे साथ ये कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर तीसरी स्टेप जो है वो मैं ये करूँगा कि एट सम पॉइंट आपको जो है ना यू हैव टू ओन अप, मैन अप एंड आपने सामने आकर के चीज़ों को फेस करना है, विच बेसिकली मीन्स कि इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड एंड आपकी फैमिली एग्जिस्ट करती है, अब आपने एक मर्द बनना है और मर्द बन के आपने घर वालों को जाके बताना है कि भाई थी मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी वो पिक्चर्स थी और इस वक्त जो है ना वो मार्केट में मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस थिंग। उसके जो रेपरकशंस हैं वो भी आपको डील करने पड़ेंगे, बिकॉज यू चोज टू हैव अ गर्लफ्रेंड। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं वो जुनैद भाई की देख रहा था पिछले दिनों, एंड ऑफ द वर्ल्ड कभी बार हो जाता है पाकिस्तानी फैमिलीज़ का कि वो फॉलो अप में बड़ा वो मसला हो गया उस लड़के के साथ। बट इसको आप बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आप घर वालों को जाएँ, उनसे कहें कि यार आई वॉज टॉकिंग टू समवन, देयर वाज अ गर्ल हु इज़ अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन और आई वॉज टॉकिंग टू हर, और अब ये जो है ना मेरी पिक्चर्स हैं जो कि AI यूज़ करके उन्होंने बना दी। तो आप ये कहानी तोड़ दें कि अब तो AI का फ़ायदा एक ही है कि एक्चुअल कंटेंट भी आप AI की नज़र करवा सकते हैं। तो आप जो है वो उनसे कहेंगे जी ये मेरे साथ जो है ना ये गेम खेल रहे हैं और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई लड़के हैं जिन्होंने AI को इस्तेमाल करके मेरी पिक्चर्स बना दी हैं किसी लड़की के साथ और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो दैट इज़ दी ओनली वे आउट। अगर मैं कहता हूँ कि आपने अपनी फैमिली बहुत अगर लेट्स से कंजर्वेटिव है और वो आपको जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलैश देगी इफ़ दे फाउंड आउट द ट्रूथ। एक्चुअल में मैं आपकी जगह होता तो मैं जाके आई वुड हैव लेट इट आउट इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। मैंने लाइफ में ये मल्टीपल टाइम्स किया एक्चुअली कि जहाँ पे मैंने स्क्रू अप किया और मैंने किया स्क्रू अप, जो भी शायद इतना बड़ा स्क्रू अप भी नहीं था, मेरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, बट सिस्टमेटिकली या जो मुझे बोला गया था उसके हिसाब से वो स्क्रू अप था। बट मैंने आई ओन्ड अप and it had repercussions and it had very serious repercussions, but when I went and I said कि भाई this is my responsibility, ये मेरी गलती है, आपने मुझे स्कूल से एक्सपेल करना है, या मैंने घर वालों को जाके बोला कि मेरे साथ ये हो गया है, मुझे अब आप बताएं कि मैं क्या करना है। घर वालों ने गुस्सा किया, सारा कुछ किया, बट लॉन्ग टर्म में एक तो ये जो एबिलिटी आपकी बनती है ना ऑफ बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जिसमें नथिंग आपको कोई चीज़ फेस नहीं कर सकती, बिकॉज कोई भी आके कुछ भी बोलेगा ना, ब्लैकमेल करेगा, कुछ भी करेगा, तो मैं अब सीधी सीधी उनको बोलता हूँ कि भाई तूने जो करना है कर, आई विल गेट आउट ऑफ इट ऑन माई ओन टर्म्स। तो मैं जो है ना वो तुम्हारी इस ब्लैकमेल पे नहीं जाऊँगा कि यार मेरी इमेज मार्केट में ख़राब हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं मेरा एक सेट ऑफ बाउंड्रीज है, सेट ऑफ रूल्स हैं और मैं उसके हिसाब से मैं धड़ल्ले से खेलूँगा। तो अभी अगर आज आप जो है वो इस ब्लैकमेल में आ गए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी लोग आके ब्लैकमेल करेंगे, आपकी जॉब पे आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके बिजनेस में आपको ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि यू विल बी अ लिटिल स्केर्ड मैन, a man who constantly gets worried, like scared of कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरा मुआशरा क्या सोचेगा, मेरा ये क्या सोचेगा, मेरा वो क्या सोचेगा। गलती सबसे होती है। या तो आप ये कहेंगे कि यार ये मैंने अगर कोई रेसी किस्म की पिक्चर्स अपने मोबाइल में रखी हुई थी तो ये गलती थी कि यार आपने क्यों खींची और क्यों खींच के रखी। तो ओन अप टू दैट मिस्टेक एंड मेक श्योर यू नेवर डू दैट अगेन एंड टेक इट हेड ऑन कि जो भी उसका रेपरकशन होगा मैं उसको बर्दाश्त करूंगा। घर वाले मार थोड़ी देंगे। बाकी अगर बहुत सख्त घर वाले हैं और आपको फियर है कि यार वो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा ना कर दें, तो फिर मैंने आपको उसका दूसरा रास्ता बता दिया है कि यार फिर थोड़ा सा घुमा लें कि यार वो AI हो गई और मैंने एक्चुअली ये किया नहीं है, लेकिन स्टिल मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ। बट घर वालों को इन्वॉल्व करें। नोबडी शुड बी एबल टू ब्लैकमेल यू कि मैं घर वालों को भेज दूंगा। बाकी जो मार्केट में जाती रहे पिक्चर्स, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों का काम है बोलना। सर वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, लोगों का तो काम है, आप अच्छे हो आप बुरे हो। ये मैंने सीखा है कि मैं बहुत ज़िंदगी अच्छा हो गया, अच्छा बन के सही खेल के, कुछ गलत नहीं बोलना, कोई गलत इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करनी। जिस टाइम पे किसी ने आके फालतू की खप डालनी है ना आपके सर पे, खासकर जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, आप थोड़े से सक्सेसफुल होंगे, तो आपके ऊपर लोग आके जो उंगलियाँ उठाएंगे वो उठाएंगे। तो फिर आप सोचते हो कि यार फिर तो मैं गंदा ही खेल लेता, फिर ऐसी की तैसी धड़ल्ले से मैं खेलता, मैं क्यों डर में फियर में खेला मैंने। तो डोंट वरी अबाउट इट।
आई गेट कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो सिस्टम को फॉलो करें, FIA के पास जाएँ, SCCP के पास जाएँ और घर वालों को ऑनबोर्ड करें। डू नॉट कीप दिस आउट ऑफ द फैमिलीज नोइंग कि क्या चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है जी, वीज़ा इशू इनर सर्कल जो मेरी कम्युनिटी है उधर से आया हुआ है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन भी कर दूँ कि मेरी एक कम्युनिटी है जहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं 3 घंटे के हर हफ्ते, जिसमें यू कैन हैव अ डिस्कशन विद मी। आपके कोई मसाइल हैं उसके ऊपर हम डिस्कशंस भी कर सकते हैं, और भी उस कम्युनिटी में बहुत सारे स्मार्ट और इंटरेस्टिंग लोग हैं। आप उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। आई गॉट पीपल फ्राम जर्मनी, फ्राम इंग्लैंड, कैनेडा, सऊदी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तानीज, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर एक्सपोजर, वो उस कम्युनिटी पे हैं और वो एक दूसरे को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, अपने एक्सपोजर से शेयर करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट कम्युनिटी, द लिंक इज़ डाउन बिलो। इस वक्त जो फर्स्ट 75 लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हमारा लाइफ टाइम 40% डिस्काउंट है। तो अगर आप यहाँ पर ये TBD40 का कोड आ रहा है, अगर आप ये डालेंगे तो आपको 40% लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा। वैसे मंथली पे भी आपको 40% ऑफ है, लेकिन अगर आप ईयरली वन टाइम पेमेंट कर दें तो फिर तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है। फिर तो ऑलमोस्ट आई थिंक वो टोटल डिस्काउंट जो है वो 60% हो जाता है। बेस्ड ऑन जो हमारा ओरिजिनल रेट है मंथली का, उसके एवज यू ऑलमोस्ट गेट 60% ऑफ। तो डू चेक इट आउट, जॉइन। आई वुड लव टू सी यू इन द नेक्स्ट लाइव। मेरे रेगुलर मीटअप्स भी हो रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, दुबई और शहरों के अंदर, hoping London soon as well. So if you're in one of those cities and you want to attend a meetup as well, so you can join the community. जो meetups जितने भी हैं वो exclusively for the community members हैं. But nonetheless, question number 5. Hello, I'm Asad, working as a software engineer in the UAE for the past 1 year. My question is, how do you suggest we tackle the issue nowadays Pakistanis are facing? This puts us in a very delicate space where we can't switch jobs or sponsor our family or friends to come here. सर, बात तो आपकी बिल्कुल बजा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पिछले दिनों इसके ऊपर पूरा स्टडी किया था। पता ये लगा कि जी ये मसला सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं हो रहा, इंडियंस के साथ भी हो रहा है। मसला इस वजह से हो रहा है बिकॉज UAE के अंदर एकदम से बहुत इन्फ्लक्स हुआ था मार्केट से, पाकिस्तान, इंडिया, इन तमाम शहरों से, जैसे जैसे ग्लोबल इकॉनमी थोड़ी सी स्ट्रेस में आई थी। अब वो कर ये रहे हैं कि वो इस वक्त उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया है और वो कुछ नए सेट ऑफ रेगुलेशंस ला रहे हैं। जब वो रेगुलेशंस आ जाएंगे तो फिर आसान हो जाएगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई कांट गिव यू एनीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने मल्टीपल टाइम्स लोगों से पूछा है। अभी रिसेंटली आई फाउंड आउट दिस वन जेंटलमैन जिनकी $350 मिलियन की कंपनी बिकी थी। यू कैन इमेजिन कितना बड़ा उनकी प्रोफाइल है। उनका UAE का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, बड़े बड़े ब्रांड्स का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, लड़कियों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो इट्स वेरी रैंडम। थोड़ा सा आई थिंक यू जस्ट हैव टू वेट इट out for now. Once I personally do expect this to subside. पहले मैं अक्टूबर तक होप कर रहा था कि जब इनकी ये जो वीज़ा एमनेस्टी स्कीम है, ये जो ओवरस्टे लोग कर रहे थे ना, उनकी एमनेस्टी इन्होंने अनाउंस की भी थी, जो कि आई थिंक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया अप अंटिल एंड ऑफ दिसंबर। तो अक्टूबर में तो वो हुआ नहीं, बट आई एम होपिंग कि ये दिसंबर तक जब ये एमनेस्टी ख़त्म होगी तो होपफुली ये उसके बाद फिर वीज़ाज़ भी खुल जाएंगे और थोड़ा सुकून आ जाएगा। बट नंदलेस यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। 1 घंटा 16 मिनट की है। दरमियान में कुछ क्वेश्चंस में मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, बट नंदलेस यहाँ पर ना, मैं सच्ची बात है कि मैं स्पेस को बिल्कुल ऑथेंटिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक, रॉ और रियल रखना चाह रहा हूँ। तो अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, खुदा का वास्ता है यार, मेरे ऊपर आप एक्सट्रापोलेट ना करें अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू थिंक आई एम। जस्ट गिव मी अ काउंटर रीजनिंग। दिस इज़ अ कॉन्वर्जेशनल स्पेस। आई हैव एन ओपिनियन, यू विल हैव एन ओपिनियन। द ट्रूथ एंड द एक्चुअल राइट थिंग, एक्चुअली आई पर्सनली थिंक देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड इन अ लॉट ऑफ वेज। वो जो है ना, वो आपका सर्कमस्टांशियल होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंशियल यानी कि अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर दे रहा हूँ, और दूसरा मैं सर्टन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस को अज्यूम करके दे रहा हूँ। वो हो सकता है सर्कमस्टांसेस फ़र्क हों। अभी पिछले दिनों मैंने एक आस्क मुजम्मिल की वीडियो डाली, उसके अंदर मैंने वो एक भाई का बोला, मैंने कहा यार आप 28-30 साल के हो और आपने जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, वो नहीं किया। आप कह रहे हो कि यार मैंने जॉब शॉप करनी है और मैं तो बस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ 10-12 साल, और मैंने तो शादी करनी नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार शादी बड़ी खूबसूरत चीज़ है और आपको करनी चाहिए, और आने वाली ज़िंदगी के अंदर जॉब शॉप और काम धंधा नहीं चलेगा। आप बूढ़े हो जाओगे, आपका मिड लाइफ क्राइसिस आएगा, आपको रियलाइजेशन होगी कि करियर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, एंड इवेंचुअली आपके बच्चे होते हैं, वो आपकी लेगेसी होती है। तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट
के अंदर दे रहा था, एक ऐसे बंदे के बारे में जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और वो मोस्ट लाइकली उसकी बचपन की जो है ना कोई पेरेंट की पैटर्नल रिलेशनशिप्स बहुत अजीब सी रही हैं, या उनको सोसाइटी ने बड़ा तंग किया है कि ही इज़ सो फोकस्ड ऑन हिज जॉब। तो वो उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा था कि यार आई थिंक यू शुड बी ओपन टू फाइंडिंग समवन फॉर योर सेल्फ, इवन इफ योर फैमिली इज फोर्सिंग यू, डोंट गो टूवर्ड्स दैट, बट फाइंडिंग समवन फॉर योर सेल्फ एंड इवेंचुअली हैव अ फैमिली, बिकॉज उससे आपको जो ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो आपको सुकून मिलता है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। खैर एनीवेज डिटेल मेरा आंसर उसमें था। नीचे आके लोगों ने लिखा हुआ है कि यार आप जो है वो कितनी इनसेंसिटिव बात कर दी, व्हाट अबाउट पीपल हु कांट हैव चिल्ड्रन। ओ यार, आई एम not talking about those people, for the love of good God. I cannot, if I start worrying about 8 billion people on the planet and being sensitive to every single individual, I will not be able to say anything, to be very honest. जो ये political correctness, left wing psychosis चल रहा है ना इस वक्त मार्केट के अंदर, of everybody trying to make everybody happy, you cannot make everybody happy, and if I try to do that, I will not be able to say anything, and there will not be any original thought, because original thought will always offend someone, will always offend some fringe who will not agree with me. So unfortunately, we are in a polarized world where people are aggressive and angry and traumatized because of their own sort of experiences. But that does not mean that everybody out there is trying to get to you. अगर आप किसी बंदे से या उसके कॉन्टेक्स्ट से एग्री नहीं करते, तो शायद वो आपके लिए नहीं है, वो शायद किसी और के लिए है। तो आप वीडियो बंद करें, आप ब्लॉक करें, उसको डिलीट करें, आपको वो बुरा लग रहा है, आप उसको मिस कराएं और आगे चले जाएं। हर बंदे को अपने साथ एग्रीमेंट में लाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। नॉनदलेस यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई हैव टू गो टू अ वेडिंग, बट मैंने सोचा उससे पहले मैं रिलीज़ कर दूँ, ताकि रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि इस वीक रिलीज़ हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट समझ आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, मुझे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नया चैनल है, जितना आप मुझे इसको सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, उतना ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि यार इस पे लोग आ रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको कोई वैल्यू मिल रही है, कोई फ़ायदा हो रहा है। तो आई वुड लव फॉर यू टू डू दैट। नॉनदलेस यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आई शैल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वन, एंड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, आई शैल सी यू in my community very, very soon. Thank you so much for watching. This was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Ask Muzammil, and I'll see you in the next video in the next week.